हाँ, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है गौरव भाई के साथ चर्चा में। तो हम पिछली बार ये बात कर रहे थे गौरव भाई के परिवार के बारे में, उनके नाना नानी के बारे में और उनके गांव के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगा कि गौरव भाई ने स्कूलिंग कहाँ से की है, किस किस स्कूल से पढ़े? प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी है वो तो सेक्रेड मदर पब्लिक स्कूल था कमला नगर में। वहीं से मेरी प्रारंभिक मतलब नर्सरी KG LKG UKG हम लोगों ने की है। और तो जब आप प्रारंभिक शिक्षा अपनी ले रहे थे तब आप रहते कहाँ पर थे? तब हम किराए के मकान पे रहते थे, यही मुगल रोड पे मुर्गी फार्म के सामने, जहाँ आज KTL है उसके अपोजिट में। तो वहाँ एक कमरे का मकान था, लेकिन रहते थे 8-10 लोग। अच्छा, एक कमरे के मकान में? तो बाकी मेरी लोग मम्मी कैसे बाहर रहते थे? मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरी दोनों बहनें में हम लोग बहुत छोटे थे। और मेरी मम्मी पापा, मेरे मामा, मेरे चाचा, 2-3 चाचा, तो काफी लोग रहते थे। तो ये है कि कमरे के अलावा एक्स्ट्रा था, जगह स्पेस था काफी। तो चारपाई वगैरह पे कमरे के ऊपर छत पे ऐसे करके लेट जाते थे। और मम्मी खूब खाना पीना सुबह दोपहर मतलब लगी रहती थी बनाने में। तो आपके पापा जी गांव से यहाँ पर कब शिफ्ट हुए आगरा में? पापा हुए हैं 87 में 87 से स्कूल में भर्ती कर दे? नहीं, मुझे 87 में नहीं किया, मैं तो 8 में हुआ हूँ, 88 या 89 में नर्सरी KG में हुआ था। फिर LKG UKG वगैरह की 91 में मैं फर्स्ट क्लास में था। अच्छा। और फिर मेरा वो अकॉर्डिंग टू 92 93 के और 2 3 4 ऐसे चलती गई। वो जैसे 1 2 3 91 92 वैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में 92 में मैं इसकी दूसरी ब्रांच बनी थी, जो कर्मयोगी की साइड इधर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। मतलब रहते किराए पर थे और यहाँ मुझे बस से ले जाती थी, छोटी सी बस थी बहुत। कर्मयोगी तो दूर है, कर्मयोगी के पास में। हाँ, तो यहाँ बस आती थी और बस से ही हम लोग जाते थे। फिर पहले मामा छोड़ने जाते थे मुझे, क्योंकि वो कमला नगर में था। तो कभी वो आराम से सीट पे आगे बैठा के डंडे पे, बड़ी दर्द होता था। और कभी कभी लग जाए ये ब्रेक लगाने में, फिंगर में भी लग जाती थी। लेकिन डरते डरते जाते थे कि भाई गिर ना जाए, कहीं पैर ना फंस जाए। ऐसे करके हम लोगों को स्कूल छोड़ देते मामा। और लेने भी वही? और लेने का भी मामा, नहीं तो मम्मी भी आ जाती थी स्कूल से। मम्मी के पैदल आती थी? हाँ, पास में ही था, 1 किलोमीटर लमसम था दूर, कमला नगर मेन रोड पे ही है। अच्छा अच्छा, अग्रसेन सेवासन के सामने वाली रोड पे। अच्छा, लेकिन वो जो कर्मयोगी वाला था वो दूर हो गया था। तो वो तो फिर हम मेरी बस लगा दी थी। तो क्या है, बस से हम लोग अप डाउन करते थे, छोटी सी बस थी। सेकंड और थर्ड क्लास तक मैं उसमें बस से गया हूँ। उसके बाद मेरी छोटी सी साइकिल थी। और थर्ड में जब मैं आया हूँ, थर्ड से फोर्थ में, तो 93 में हमारा घर ये बनना शुरू हो गया था। और 93 के लास्ट में दिसंबर में 94 में हम लोग शिफ्ट भी कर गए थे। अच्छा। तो लमसम में फोर्थ क्लास में अपने बाइसाइकिल से ही सेकंड में जाता, और मेरे को पास पड़ता था यहाँ भी 1 किलोमीटर होते हुए। हाँ, 1 किलोमीटर, हाँ, सुभाष नगर होते हुए। यहाँ एक पीछे बहुत बड़ा वो था तालाब, उसके किनारे से शॉर्टकट था, ऐसे चले जाते थे। अच्छा। तो पहले मम्मी छोड़ने जाती थी मुझे, धीरे धीरे मम्मी ने रास्ता दिखाया। और दीदी ने, फिर मैं वैसे खुद ही जाने लगा। तो ऐसे अकेले नहीं जाते, साथ में दोस्त भी जाते होंगे? हाँ, नहीं, मैं अपनी साइकिल से अकेले जाता था, बाकी और दोस्त अपने आते थे। फिर वो, और मैं ट्यूशन पढ़ने आता था कमला नगर उसी साइकिल से। तो मेरी एक हैबिट बनी थी पूरे कमला नगर आने की जाने की डेली। तो वो एक 4th 5th तक मैंने करा। 5th क्लास के बाद फिर मेरा एक्सीडेंट जब हुआ है, उसके बाद फिर मेरा 6th में एडमिशन करवा दिया सेंट एंड्रयूज में। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट क्या, मैं मैम के यहाँ से निकला। चड्डा की कोठी थी, काफी बड़ा, आज भी अच्छी फेमस कोठी है। चड्डा की कोठी कोई वो है व्यवसायी। हाँ, तो ये नवीन नैन का घर है ना, उससे आगे जाके वो भी रोड पर ही। जब हम इस तरफ आते हैं B ब्लॉक से
ए ब्लॉक की तरफ। तो उसके रैंप के पास में ट्रक आया बड़ी स्पीड से और चलता जा रहा था। अब मैं और मेरे बगल में एक स्कूटर वाला आ गया इस साइड। तो अब मैं तो यही था कि मैं छोटा था, एक तो मेरे सामने इतना बड़ा पहिया और ट्रक। अब मैं ये सोचूं कि मैं इधर जाऊं कि इस साइड जाऊं। तो जैसे ही वो मेरे बगल से स्कूटर वाला निकला, वो गलती स्कूटर वाले की थी, उसने जबरदस्ती मेरे आने के भी मेरे को ओवरटेक कर रहा था। वो और ट्रक निकल ही रहा था ट्रक जैसे। निकल ही रहा था। अब ट्रक ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, और वो भी स्कूटर ऐसे आ रहा है। वो मेरे को तो ओवरटेक कर गया, और जैसे ही वो मुझे करा तो मैंने सोचा मैं भी इधर को उठ जाऊं, तो मैं रैंप के ऊपर चढ़ा ली साइकिल। और बारिश हुई थी उसी टाइम, तो जैसी रैंप पे चढ़ाई मेरी साइकिल रैंप से फिसल गई। तो मैं उस तरफ ना गिरने की जगह इसी तरफ को गिरा, क्योंकि उधर क्योंकि ट्रक मुझे था। पता था ट्रक के नीचे आ जाऊंगा मैं, तो हाँ, चला ही गया। तो मैं खुद जानबूझ के इधर ही तरफ को गिरा कि अब गिरना बच तो सकते नहीं थे, क्योंकि मेरी फिसल गई थी साइकिल। तो मेरी ये हड्डी में बहुत तेज फ्रैक्चर आ गया, और वहीं सूज गई हड्डी। बहुत इतने स्पीड में सूज गया पैर, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। और मैं बहुत दर्द हो, मैं खड़ा हूँ फिर गिर पड़ूं, मैं बहुत कोशिश करूँ, मुझ पे खड़ा ही नहीं हुआ जाए। अब मैं साइकिल चलाने को करूँ, मैं कहूँ यार ये क्या हो रहा है मुझ पे, मैं चिल्लाऊं तो कोई सुनने वाला नहीं। अब मैं सबको चिल्लाऊं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कोई वो कर लो वो। फिर एक अंकल आ रहे थे, वो तो पता नहीं मेरा लक इतना अच्छा है कि मतलब 10-15 मिनट में एक उससे रिक्शे से आ रहे थे, उन्होंने रोका और मुझसे कहा कि बेटा क्या बात है। मैंने कहा अंकल ऐसे मेरी साइकिल गिर गई और मैं अब पता नहीं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ अपने पैर से। उन्होंने देखा, कह रहे अरे तुम्हारा तो पैर बहुत तेज स्वेलिंग है, चलो। तो उन्होंने उसी रिक्शे पे मुझे बिठाया, मेरी साइकिल रखी और मुझे पूछते ले गए कि हाँ घर है। मैं बताता चला गया, घर पर आ गए, और ऐसे मतलब मैं घर पहुंचा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मेरा प्लास्टर वगैरह हुआ, घर पे ले गए सब लोग डॉक्टर के यहाँ, फिर कच्चे से पक्का हुआ, 2 महीने बेड पे रहा। वो टाइम थोड़ा मेरा थोड़ा खराब था, 5th क्लास का। तो फिर मेरे को स्कूल का ही इन्होंने चेंज करा दिया, फिर कि एंड्रूज में करवा दो और जाने आने का झंझट खत्म हो जाएगा। वहाँ से बस लग गई, फिर मैं बस में ही जाने लगा स्कूल। और टीचर भी पापा ने अपॉइंट कर दिए कि घर पे ही आएंगे पढ़ाने, जाने का झंझट खत्म है। तो राम प्रकाश पाल सर हैं, वो घर पे आने लगे ट्यूशन पढ़ाने। हाँ, वो हमारे बुआ के यहाँ किराए पर रहते थे उस टाइम। अच्छा, हाँ, तो ये 5th क्लास की बात है। ये 6th की बात 6th की है। बात है। और 6th के बाद फिर उन्हीं ने कंटिन्यू किया मेरा। तो 7th 8th 9th 10th तक तो फिर बाकी तुम जानते हो आगे उन्होंने कैसे पढ़ाया है। ये इस तरह का एक वाकया जो है वो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये था कि ये बात है 7th क्लास की, और लंच का टाइम था। तो लंच में हम लोग क्या करते थे, खाना जल्दी खा लेते थे और फिर हम लोग लड़ाई वाला गेम खेलते थे, मतलब बच्चे लोग सब एक दूसरे को मारने पीटने का। तो एक लड़का था सुभाष रावत, जो मुझे बहुत हैवी था, लड़का बड़ा था। तो मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम था गौरव तिवारी, जो यहाँ पास में ही रहता है। हम दोनों लोग साइकिल से, मतलब वो अपनी साइकिल से मैं अपनी, हम लोग साथ जाते थे, साथ आते थे। लेकिन वो लड़का थोड़ा सा नेचर का वो था, मतलब सपोर्टिव नहीं था। तो वो क्या करता था कि मैं तो उस समय सीधा था, मुझे इतना ये नहीं था। तो वो मुझे कहता था कि तुम इसको सुभाष रावत को पकड़ लिया करो कस के, ठीक है, और छोड़ा मत करो करो पूरे लंच तक, तो जिससे ये बाकियों की पिटाई ना कर पाए, क्योंकि वो दूसरी टीम में था। सही बात। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या करता था, वो सुभाष रावत को कस के पकड़ लेता था, अच्छे से जकड़ लेता था। वो बेचारा गिर जाता था और वो हाथ पैर नहीं चला पाता था, तो ये बच्चे उससे बच जाते थे सब, उस लड़ाई में ये लोग जीत जाते थे। तो हर बार यही होता था, वो कुंभकर्ण और मुझे वो हनुमान, छोटा हनुमान सोच के उसको पकड़ा देता था मैं उसके साथ में। तो हुआ क्या कि लड़ाई खत्म हुई और फिर हम लोग क्लास की तरफ भागे। मुझे लग रहा है कि हमारे ये उदल सिंह परिहार जो थे वो दूर से देख रहे थे हम लोगों को, ये लड़का बहुत लड़ाई करता है सबसे। तो मैं दौड़ के जा रहा था बहुत तेज, और उन्होंने टांग फंसाई ऐसे और मैं घूम के गिरा। अब वो तो अपना टांग, उनकी तो जानते हो हाथ पैर चलाते थे। तो मैं गिरा, गिरने के बाद मैं उठ के क्लासरूम में पहुंच गया, क्लास चालू थी। अब वो थोड़ी ही देर में वो पैर स्वेलिंग में पूरा ऐसा सूज के गुब्बारा बन गया, बिल्कुल ऐसा वही मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्थिति हो गई। अब क्योंकि तब तो दर्द नहीं हुआ था, जब पहुंच गए तब दर्द हुआ बहुत तेज। हाँ, फिर भी इन्हीं लोगों, ये जो उस्ताद थे, इन्हीं लोगों से फिर मैंने उस पर वो कुछ
थोड़ा सा हाथ रगड़वाया और वो जो उनके पास ऑइंटमेंट वगैरह कुछ लगवाया। ऑइंटमेंट थी वो लगाई इन्होंने। लगाने के बाद में फिर भी वो नहीं सुधरा। फिर यही गौरव तिवारी वो मुझे घर पे भी छोड़ने वो ही आया था। फिर 3-4 दिन तक छुट्टी की। अच्छा लेकिन सही बात ये थी कि मेरा पैर में फ्रैक्चर नहीं आया था, वो मोच आ गई। मोच आ गई। पहली दफा मुझे पता चला कि मोच आ गई है। तो मोच उतारने वाले कई लोगों को बुलाया गया घर पे। फिर किसी ने कहा कि इसमें तुम तेल लगाओ, अरंडी का पत्ता लगाओ। अरंडी का एक पत्ता होता है, उसको लगाने से मोच जिसकी उतर जाती है। अरंडी का पत्ता लगाया। मुझे याद है पिताजी 1-2 जगह ले गए थे मोच निकलवाने के लिए। फिर ये 2-3 दिन में ठीक हो गए। 3 दिन लगा था मुझे मालूम है, 3 दिन छुट्टी की थी। हाँ तो ये इंसिडेंट बड़ा प्रॉब्लम देते हैं कभी कभी। उसके बाद क्या किया कि मेरी पिताजी ने फिर बस लगा दी थी। अच्छा हाँ, तो करीब 2 महीने बस में गया था मैं उसके बाद। तो ये इंसिडेंट, मैं पहली बार ही बस में गया क्योंकि मैं स्कूल कभी बस से नहीं गया था। फर्स्ट टाइम ही वो बस से गया। और उस दौरान वो बस मुझे पूरे आगरा घूम के ले जाती थी। तो टाइम बहुत कंज्यूम होता था बस में। हाँ बिल्कुल टाइम कंज्यूम होता था। सुबह जल्दी ले जाती थी और दोपहर में लेट दोपहर में छोड़ना। लेट। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मुझे अच्छी बात होगी कि मैं कई जगह घूमा नहीं था। हाँ तो वो ये ट्रांस जमुना में एक लड़का था मनीष यादव, उसको उठाती थी। फिर हम लोग जाते थे सिकंदरा तक बस जाती थी। सिकंदरा तो से भी बहुत लोग लंबा टनल एक ही बस थी पूरे स्कूल में। हाँ हमारी तो काफी थी एंड्रूज की। तो हमारा तो बस यहाँ से लेती थी और कमला नगर और बल्केश्वर, उसके बाद सीधा फर्स्ट यूनिट हमारी बल्केश्वर थी। वो बेलंगंज भी जाती थी क्योंकि उस समय हमारे इतने स्कूल नहीं थे ना विद्या मंदिर। एक विजयनगर था, एक कमला नगर था और एक सुभाष पार्क था। तीन ही थे बस। तीन ही थे बस। तो और इसका नाम ज्यादा था, ये ज्यादा फेमस था। हाँ कमला नगर वाला। तो ये था। तो अब ये तो सेक्रेड मदर का हो गया। इसके अलावा सेक्रेड मदर की कोई ऐसी याद हो जो काफी याद है। हाँ, दोस्तों के बारे में। एक दोस्त के बारे में तुम बताते रहते हो कि अक्सर मेरे छोटे में देखो, जब हम जाते थे बस में फर्स्ट सेकंड में, तो मेरी सामने घर के रहती थी अंकिता। तो मैं और अंकिता साथ में पढ़ते थे एक ही क्लास में। और पार्क था जो अभी भी है, सुमित राहुल के सामने जो पार्क है ना, तो उस पार्क के बगल में उस मेरा दोस्त रहता था पारस मित्तल। तो उसके भी उसका अच्छा, हम लोगों के उस टाइम दांत कभी टूट जाते थे, कभी नहीं आते थे। वो टाइमिंग थी दूध के दांत है ना। तो हम एक दूसरे को, अरे तेरा दांत वो ले गया, चूहा ले गया ये। और बड़े अड़े फिर वो मेरे यहाँ आता था, हम भी एक दूसरे के जाते थे। एक ही बैंड से तीनों लोग जाते थे। तो हम लोग, वो क्या करता था, वही एरोप्लेन बनाया और उड़ाया। तो मैं कहा यार ये तो अपनी कॉपी वेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा। तो यार नहीं, तू मेरी से बना ले, लेकिन बना। फिर मैं कहा नहीं किया, जब तूने करा है सेक्रीफाइस तो मैं भी करता हूँ। फिर मैं अपनी पीछे से पढ़ता था एक पन्ना, उसका मन ही नहीं भरे हम, और जहाँ ऐसे करके उड़ा दें बाहर बेकार चला जाए, लेकिन उसी में मजा आता था। तो एरोप्लेन भी हम लोगों ने खूब उड़ाए हैं। और जब बारिश होती थी तो वो नाव पानी भर जाता था गड्ढों में, तो उनमें हम लोग नाव चलाते थे बना के। वो मुझे ज्यादा शौक लगता था। तो मैं अपनी बना के रख दूं सबसे पहले, फिर कोई बड़ी बनाऊं। फिर मेरा मन बने कि छोटी बड़ी कई तरह की होनी चाहिए। अखबार की बनाई है? नहीं, उसी पेज की। अच्छा, अखबार की नहीं बनाई, इतना तो नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी छोटी खूब बनाई ना हो। और एक वो गेम खेलते थे ऐसे फिंगर्स पे, तो उसमें लेटर लिखे रहते थे, अप डाउन करो उसको, फिर होता। तो ऐसे कई गेम होते थे छुट्टी के बाद हम लोग कर। और सबसे ज्यादा तो बेफालतू का काम क्या करते थे, वो ऐसे वो जैसे अपना शॉर्पनर है ना, शॉर्पनर में पेंसिल घुसाई और उससे बुरादा निकाल लिया उसका। और वो कहता है इसको इकट्ठा करो। हमें कहा इससे क्या फायदा है। लेकिन अब वो करता था कि मेरे को भी करो, मैं भी करो। मैंने कई बार किया, मेरे हाथ भी काले हुए बहुत सारा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं आगे करूंगा क्या। उसने कभी समझाया नहीं, उसको ये था ये इकट्ठा करो, ये बहुत बड़ा हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट में आ जाएगा। कार्बन इकट्ठा हो रहा है। तो कार्बन से क्या करना है? तो मैं भी करता था, क्योंकि पेंसिल शार्प तो कर ही लेते थे कभी कभी बैठे बैठे एक आध बार खेल। लेकिन कभी कभी यह था। वैसे मैं 6 महीने में आज ये क्लियर कर दूं इसको क्यों इकट्ठा करते थे। हमारे यहाँ भी करते थे।
उसका यूज होते हुए मैंने देखा है। यूज नहीं हुआ हम। यूज क्या होता है कि अगर जब आप उसको उसमें कटर में डाल के और काटते हो ना, हाँ। तो अगर वो पूरा गोल वो निकल आए, हम्म। उसको निकालने के बाद में मैंने देखा था मेरे क्लास की जो लड़कियां थी जब मैं छोटा था, हाँ। तो वो अपने लिफाफों पे और कॉपियों के ऊपर उसको गोल गोल चिपका के सजा के उस पर चमकीले वो अच्छा। बुरादा डाल के अच्छा। सजा करके उसको रखते। ओ। हाँ, तो वो एक्चुअली वो सजाने के यूज में आता था, जैसे आपने कुछ गिफ्ट वगैरह तो रैप किया वो है। ऐसे ही कुछ उसको दिमाग में होगा, वो मुझसे कहा तो मैंने उसी को फॉलो किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला तो मैंने उसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया, हाँ। माइंड उधर ज्यादा नहीं नहीं लगाया। नहीं, सही तो मैं तो हाँ, और एक लड़का था हमारी क्लास में, वो क्या है, उसने मेरी बहुत अच्छा बॉक्स, पेंसिल बॉक्स चुरा लिया था। और मैंने मैडम से बहुत कहा, मैम इसने मेरा बॉक्स चुराया है, और वो ले गया अपने घर पे। और लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मैं उसके पीछे कई दिनों तक नहीं, सालों तक पड़ा रहा। मतलब जब भी उसको देखते थे कल, हाँ। तो उसकी शिकायत करने पहुंच जाता था टीचर के पास। ये तरह मेरा चोरी। अब वो टीचर भी कहता था, यार कब हुआ, पूरी कहानी बता। अरे चलो चलो कोई बात नहीं। और मुझे समझ आया, छोड़ क्यों देते हैं फिर? क्योंकि चोरी तो यही है। और उस लड़के की इतनी दम बढ़ गई कि उसने एक दो बार तो फिर मेरी पेंसिल वगैरह भी चुराई। तो अच्छा, लेकिन मेरे कभी उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ा। नहीं, चोरी क्या, अब देखो चोर, जब भाई बच्चे हैं हम लोग, खेल रहे हैं, अब तुम लंच के टाइम मेरे बैग में से क्या निकाल ले गए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चल गया तुम निकाल ले गए हो और तुम्हारे बैग में है, तो मैडम का काम होता है ना निकलवाना। अब वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रही, मैं कह रहा हूँ वो उसको सीरियसली नहीं ले रही। अब वो अगले जाके घर रखा था। अब घर पे उसके, मैं तो उसके मम्मी पापा के सामने तक कहा। और तो और, मुझे कई बार जब मैं पढ़ के और मुझे कभी वो बाहर भी मिला, तो मैंने कहा अब इससे कहूँ क्या, अभी भी मैं उसकी शक्ल देख के पहचान जाऊंगा कि ये वही चोर है। नहीं, वो एक्चुअली शक्ल भी उसकी चोर जैसी थी। अच्छा। और काला था, खूब चौकोर मुंह था, लेकिन वो लड़का इतना ढीठ था कि मतलब एक तो पढ़ता लिखता तो था ही नहीं। इसका मतलब बचपन में इतना ढीठ था। हाँ, लेकिन मतलब हम लोग तो ये बता जो होता है कि टीचर लोग इन चीजों पे हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। नहीं, इसका और उसका कारण मुझे दो लगते हैं। एक तो ये कि हमारी क्लास में स्ट्रेंथ बहुत थी, तो टीचर बच्चों को ही नहीं संभाल पाते थे, और बच्चे तब उद्यमी तो जानते, जो हम कम थे तो क्या, हम लोग जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो मेरी क्लास में जो सबसे ज्यादा शैतान मैं भी माना जाता था, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त है हिमांशु, तो वो भी माना जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही छुट्टी हुई, पिक्चरों की तरह एक दूसरे को डिशुम डिशुम मारते थे, हाँ, वही जो हम लोग हाँ, लड़ाइयाँ पैरों करते में, थे। हाथों में। और वो जब तक मारते थे जब तक पूरे बिल्कुल लस्त ना हो जाओ, किसी को अच्छी चोट न लग जाए, तब तक मारते ही रहते थे। और टीचर आई तो बड़े आराम से दोस्त सुन गए, आपस में हाँ, फिर लड़ने लगे। तो ये काम भी करते थे। नहीं, ये तो खैर ये सामान्य है, क्योंकि हम लोग भी क्लास में थे ना, जो हमारी लड़ाई लंच की होती थी, वो लड़ाई फिर लंच के बाद क्लास में चलती थी। जैसे टीचर इधर उधर हुआ, एक दूसरे को मारना चालू हुआ, और हम तो खैर ग्रुप में लड़ते थे, 5 लड़के इधर 5 इधर, टीम बना के लड़ते थे भाई। और पारस मित्तल, और जो वो उसका बताऊं तो वो तो मेरे साथ, चलो वो मेरा फ्रेंड था अच्छा। अंकिता के ये था कि वो मेरा लंच खा लेती थी पूरा। और मैं घर से ऑलरेडी दूध पी के आता था, तो मुझे भूख लगती नहीं थी ज्यादा, तो मेरा कई बार वो खा ले, तो उसका तो वो थोड़ा बहुत खाती थी, तो पता नहीं चलता था। जैसे ही हम 5th क्लास में आए, तो उसका भाई भी खाने लगा मेरा लंच। तो ज्यादातर मम्मी कहे अब तुम्हारा लंच तो बढ़िया खत्म होके आता है, और तो मैंने बताया कि वैसे वो खा लेता है, तो मम्मी को बुरा लगा, फिर उन्होंने क्या है ऑब्जेक्शन किया। फिर उन्होंने कहा, उसने हाँ भी कहा, हाँ मैं खा लेता हूँ, तो उनकी मम्मी बनाती नहीं थी लंच। समस्या ये थी, इस वजह से वो तो वो दोनों बच्चे परेशान रहते थे। फिर कई बार शिकायत करी मम्मी ने, पापा ने कहा कह रहे छोड़ो, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं खा लेते हैं। अभी तो पड़ोसी की बात, हाँ, लेकिन अब ये थी ना कि अगर ऐसा करेंगे तो उसकी फिर भाई जब वास्तविकता में मुझे भूख लगी तब क्या करूंगा मैं, तो भी मैं तो भूखे रहूंगा ना। क्या बड़ी थी उम्र में? हाँ, मुझसे वो 1 क्लास बड़ा, 2 क्लास बड़े, मतलब हम जैसे 3rd में थे तो वो 5th में था। तो फिर तो बड़ा, तो वो बड़ा था हमसे सीनियर, और वो आराम से आता था, खा के चला जाता था। भाई सही बात है, छोटे हो क्या कर सकते। हाँ, तो ये छोटी मोटी चीजें होती थी। स्कूल की हमारी प्रिंसिपल थी ई डेविड,
पूरी तरह से क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का कोशिश भी करी, हम लोग पे पूरी तरह हावी रहे, और वही सारी चीजें इंग्लिश में ही प्रेयर होती थी, इंग्लिश में ही बर्थडे मनाए जाते थे, और जो भी ये उनके जो इंग्लिश के वो हैं सीजर और जूलियट के ये इसमें होते थे बड़े बड़े जो प्ले होते हैं, प्ले होते हैं, इनको हमसे करवाते थे। तो इनमें एक बार मैं सूर सदन में गया था फर्स्ट या सेकंड में। अच्छा। तो मुझे कहा कि सबसे अच्छा मुझे बना दिया काला राजा। अच्छा। और वही राजा मेन था इनका। हाँ। तो बाकी के राजा सब आ गया, ये काला, अब मैं सरों के मारे जाऊंगी। और मैडम पकड़ के तो हाथ में ले गई। ये काला राजा बहुत पतला और छोटा था, और उठा के फिर ले आई। पीछे से धक्का दे, वो करे जाऊं ही नहीं शर्म के मारे, इतने लोगों को देखूं तो अजीब सा लगे, लगता ही है स्टेज पे तो ऐसा। लाए फिर एक लड़की ने मेरे वो माला डाली, वो हमसे बड़ी थी जबकि क्लास में। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा है, उसके मेरे पास रिकॉर्ड शायद है, पहले फोटो थी घर पे। अच्छा। अब नहीं है इस टाइम, लेकिन वो बहुत अच्छा नाटक हुआ छोटे का। नहीं, ऐसी फोटो रखना सही रहता है। फिर एंड्रूज में एक हुआ था, जब मैंने एक कोई छोटा सा, हाँ, सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया था। तो वो जब अपना ये होता है ना, ये हमारे आगरा में फरवरी में ताज महोत्सव, तो 96 में ताज महोत्सव शुरू किया गया था। अच्छा। और तभी एंड्रूज वालों ने उसमें हमें इन्वॉल्व कर लिया, और हम लोग फर्स्ट टाइम गए। फिर हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, घूमते रहे, फिर कहा अरे आ जाओ सारी टीम। फिर ऐसे वो एक छोटा सा कोई नाटक हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर एक बार गए, तब थोड़ा अच्छी तरह से प्रिपेयर होके गए थे। फिर एक बार मुझे इसी में मैं और शशांक थे, मतलब 8th क्लास में था मैं, तब मुझे बनाया था एक गाना था, उसका पिक्चर का कोई देशभक्ति का गाना था। उस गाने के स्टेप तो भैया इतनी बार करवाए, इतनी बार जितने हीरो हीरोइन से नहीं करवाए। अच्छा। 2 महीने तक मैडम ने वही 2-3 लाइनें रटवा के पागल कर लिया, बिल्कुल पागल कर दिया। ऐसे चल के आओ। अच्छा, मेरा सिर्फ ज्यादा सीन नहीं था, एक आना था, वो आगे डांस कर रहे हैं बच्चे, उनके पीछे बैकग्राउंड में दिखाना था। हाँ। कि ये सुभाष चंद्र बोस आए हैं और बस चले गए हैं, ऐसे चलते हुए आना है। अच्छा, कुछ बोलने का नहीं था। अच्छा। और ये वो बना था शिवाजी, शशांक। इसका था बोलने का, एक बोलना किसी को नहीं था, दोनों को वो बैकग्राउंड में दिख रहा था, आगे डांस रहा है, जैसे गाना चल रहा है उसमें खड़े होकर दिखाना। हाँ, और उसमें बड़ा अच्छा वो गाना वो था, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में चंदन, हो माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया, ऐसा कुछ गाना था कोई। ये गाना उसका है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए। नहीं, ये इसमें गोविंदा गाता है किसी पिक्चर में, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंस, परदेसी बाबू। हाँ, ऐसी कुछ इसकी था। ऐसी पिक्चर थी, इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो ऐसे करके ये गाना था। तो इस पे बड़ा मतलब हम लोगों को अच्छी खूब तरीके से 2 महीने ट्रेनिंग दी गई। और मेरा कितना छोटा था वो था। वो तो सही बात। अच्छा, वो मुझे तो मेरा आदि पुलिस की ड्रेस, उसमें वही तो नहीं थे सितारे नहीं थे। हाँ, तो मैं तो पूरे उसमें पुलिस वाला बन के फिर रहा था। अंदर फीलिंग आ रही होगी शशांक का, यार तू अपनी ड्रेस थोड़ी देर मुझे दे दे, मुझे तू तो जा जाता है, तुझे जाने दिया जाता है, हम लोग रोक लेते हैं। हम लोग 8th क्लास में थे ना, और मैं जहाँ जाऊँ कोई रोक टोक नहीं। नहीं, वो ये मान के चल रहे स्काउट वाले नहीं। अच्छा, एक पुलिस की ड्रेस पहन के अपने आप में फीलिंग ही अच्छी आती है। लेकिन फिर भी उस समय उम्र तो कोई ज्यादा नहीं थी, लोग तो ये समझते जा रहे हैं। अच्छा, गलती से, अच्छा मेरे से क्या हुई गलती, मैं पापा की विद वो लगे हुए पूरी ड्रेस पहन गया था। अच्छा, मेरी हाइट तो अच्छी थी, पापा की आराम से मुझे आ गई, थोड़ी सी ढीली हो रही थी। और जब उसमें लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस, तो आदमी पुलिस ही मानेगा मैं, और मैं जो जहाँ जाऊं वहीं जगह मिल जाए, वहीं बैठ जाऊं, खूब आराम से पूरे सदन में खूब खाए पिए अकेले। देखो, उसका फायदा मिल गया है। तो ये चीज बड़ी अच्छी हुई थी। अच्छा, ये सेक्रेड मदर में रहते हुए एंड्रूज की बात है। एंड्रूज है। तो शशांक सेक्रेड मदर में नहीं पढ़ता था? नहीं। अच्छा। वो तब करता था APS स्कूल में, आगरा पब्लिक में। अच्छा। तो उसकी मम्मी ने ही मेरे को देख के उसका भी करवा दिया 7th क्लास में एडमिशन। अच्छा। फिर 7th में ही शायद निशांत ने भी लिया था एडमिशन। अच्छा।
तो फिर ये लोग साथ में मेरे वहीं से है 7 से। मेरे निशान था पहले, था मेरा 4th 5th में, इसमें सेक्रेड मदर में। हाँ, फिर किस में चला गया? फिर ये 5th के बाद इसके पापा का ट्रांसफर कहीं हो गया लखनऊ, तो ये लखनऊ CMS में पढ़ने लगा, सिटी मॉन्टेज में। तो 6 क्लास इसने CMS से करी, फिर 7th में फिर इसका यहीं आ गया पापा का ट्रांसफर। तो 7th में बीच में फर्स्ट सेम हो गया था, लगभग लास्ट में ही आया था। अच्छा। तो ये 7th में मैंने अपने के सेक्शन में इसका करवा लिया था। चलो, तो फिर ये हमारे साथ जो दोनों थे ये तो पड़ोसी ही थे। हाँ, पड़ोसी थे। निशान भी ज्यादा दूर नहीं, अरे पड़ोसी और भी हमने ले लिए ना। हमारे पास में वो जो प्रवीण रहता था, प्रवीण यादव, हाँ, वो था। एक गौरव यादव था, पीछे रहता था। हाँ, तो ये जितने लोग थे सब साथ में एंड्रूज में ही थे। एंड्रूज से फिर ये लोग धीरे धीरे, जैसे हम लोग सरस्वती में आए तो ये भी सब सरस्वती में आ गए। तो ये पूरा ग्रुप ही आया पूरा। हाँ, हम लोग खेलते भी एक साथ थे। हाँ। पीछे क्रिकेट खेलते थे तो सब। नहीं, तो ये तुम आपस में तय कर लिया था क्या पहले कि हम लोग? नहीं, वो एक दूसरे को देखता, ज्यादातर सब पढ़ने इन्हीं से जाते थे, राम प्रसाद। अच्छा, उनके तो उनका ही प्रभाव था जो था। यही है कि यहाँ टीचर थे दूर, मतलब। तो ये सेंट एंड्रूज का तो सेंट एंड्रूज का। अब ये जो बच्चे थे सारे, ये राम प्रकाश जी से ही पढ़ते थे फिजिक्स, है ना? तो उसके बाद फिर कंटिन्यू उसी में आ गए। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, या उस दौरान जो बदलाव आ रहे थे? एक्चुअली हमारे टाइम में 96 में याद हो तो कंप्यूटर आ गया था हमारे स्कूल में। क्या उस समय तुम्हारे स्कूल में भी आ गया था? हाँ, आ गया था। अच्छा, तो कंप्यूटर पर क्या सिखाते थे कुछ? कंप्यूटर मुझे 95 में पहली बार मैंने देखा कंप्यूटर कैसा होता है। लेकिन हमें सिर्फ ऐसे दिखाया गया, जैसे नहीं होती है, जैसे कोई मॉडल किसी नई बहू की, और वो मुंह दिखाई होती है। ना टच करोगे ना कुछ करोगे, बस आओ लाइन में और देख लो कि ये CPU है, ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है, और जाओ। इस तरह से दिखाया गया। ये थी सेक्रेड मदर की बात। अच्छा। फिर मैंने तभी देखा था कि मतलब कितना बड़ा कंप्यूटर है, एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन हम लोगों की क्योंकि क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, अखबार में पढ़ते थे, तो क्वांटम कंप्यूटर बनेगा भविष्य में, और ये भी था कि सुपर कंप्यूटर बन रहा है, भारत ने एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाला भी है। तो इन चीज़ों में रहती थी, तो इसके लिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और P4 ये कि आ रहे हैं, तो ये सब हमें पता था कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा रही है। बस ये था कि कभी यूज नहीं कर पाए उस टाइम। फिर जो ये करवाते थे हमें, तो मुझे शायद अपना 5th क्लास का याद है कि एक लाइन बनवाते थे, एक बस बनवाई, फिर दूसरे बच्चे से दूसरी बनवाई थी, और रेक्टेंगल बना दिया। जो लाइन तुम लोग बनाते थे, क्योंकि उस समय अगर मुझे अच्छे से याद है तो डॉस या वो चलती डॉस यूज करते थे, तो उसमें ग्राफिक्स का तो यूज नहीं, ग्राफिक्स नहीं थी। तो ब्लैक स्क्रीन पे वो एक लाइन चलती थी ऐसे, और वो कमांड देते जाओ, वो बनती जाती थी। हम जैसे मैं 6th या 7th क्लास में था, तो हम लोगों को एक प्रोग्राम सिखाया जाता था, बेसिक। वो बेसिक हमें भी सिखाते थे लोग। हाँ, तो लेकिन उसमें ग्राफिकल सिखाते थे। एक्चुअली वो बेसिक सिखाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना टीचर का काम था। ये हमने काम 6th या 7th में सीखा है। हाँ। 6th में हमें यहाँ एंड्रूज में अच्छी लैब मिली। हाँ। वहाँ काफी कंप्यूटर थे। हाँ। वहाँ करने को भी मिलता था, लेकिन वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी कि टीचर कभी भी उसको एग्जीक्यूट तक नहीं पहुंचे। बस थोड़ी बहुत देखा, अपने आप करो जो तुम्हें करना है और जाओ। कभी उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया इस चीज को, जैसे सारे बच्चे करके और सारे बच्चों का देखे कि क्या बन रहा है, और नहीं आ रहा तो उनसे बनवाएं। जैसे एक किताब हुआ करती थी, अभी भी शायद होगी मेरे पास, बेसिक है ना, बेसिक वाली, फंडामेंटल ऑफ बेसिक नाम से किताब थी। तो उसमें हम छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे। एक प्रोग्राम ये था उसमें कि अगर तुम्हें याद हो तो उसको लिखते थे, जैसे 10 let A equals to 20, 20 let B equals to 30, फिर नीचे 30 let फिर वो टेबल बन के आ जाती थी। A+B होता है, तो वो जो हम उसको आउटपुट देते थे तो वो बन के आ जाता। हाँ, ये चीज हमें सिखाते थे। करवाई भी गई है हमारा 7th 8th में। लेकिन वही है कि जितना हम लोगों ने रिटन में किया है, एक्चुअल पे कंप्यूटर पे उसको कभी नहीं किया। मतलब तुम लोगों को केवल वो थ्योरी कंप्यूटर में बैठाया है, लेकिन जब टीचर ही नहीं बताएगा तो क्या खेलते कूदते आ गए और नंबर मिल गए, और थ्योरी में ही जो मिला। प्रैक्टिकल में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कराया कि हम बहुत अच्छे होशियार हो। लेकिन हाँ, मैंने 2000 अलग से कंप्यूटर उस टाइम सीखा था, तो मैंने उसमें पूरा
ऑफिस का सीखा, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज वगैरह, डॉस भी सीखी थी, तो काफी कुछ मुझे आने लगा था। अच्छा, वो तुम्हें, लेकिन मेरे पास सिस्टम ही नहीं था, वो उस समय तो वो बस सीखना फिर भूल भूल गए। गए। एक छोटी सी एक वो होती थी फ्लॉपी, हाँ 1.4 MB की, हाँ 1.44 MB की, हाँ तो वो हम उसमें डालते थे, हम्म। सारे प्रोग्राम उसी से रन होते थे, अगर याद हो तो, हाँ, है ना? फ्लॉपी से। वो फ्लॉपी से ही होते थे, तो हाँ, उस 1.4 MB में बेसिक का पूरा पूरा सॉफ्टवेयर आ पूरा जाता था, सॉफ्टवेयर आ जाता था। है नहीं? और अगर हम उसको फ्लॉपी को तोड़ें, क्योंकि कभी कभी वो तोड़ के दिखा देते, तो उस फ्लॉपी में एक मैग्नेटिक टेप टाइप का होता था, गोल गोल, हाँ हाँ वो रन होता था। वो इसके अलावा हमें एक चीज और सिखाई गई थी, हमें टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर सिखाया गया था, वर्ड स्टार, अच्छा अच्छा। और उसी का हिंदी सॉफ्टवेयर अक्षर नाम से भी चलता था। तो उसमें आप टाइपिंग कैसे करते हैं, उसके कमांड वगैरह भी हुआ। टाइपिंग तो मैंने बहुत जगह वैसी पर्सनल अपनी उससे करी है, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए छोटे में, और मतलब कई जगह मैंने खुद भी नहीं, कोशिश फिर तो ये करी क्या है। कि जब से विंडोज 98 आई ना अपने पास, 95 अपने यहाँ नहीं आई थी, अपने तो विंडोज 98 ही मैंने देखी है। 98 ही थी, हाँ। तो जब 98 आई तो उसमें टाइपिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, हाँ, फिर सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही वर्ड में ही करने लगे माइग्रेट हो थे, गए, हाँ। है ना? फिर डॉस को छोड़ दिया था। हाँ, डॉस तो फिर उस समय फिर द एंड हो गया। डॉस के अलावा थोड़ी बहुत 95 से 95 से 98, ये 3 साल तक डॉस का चला है। चला। 98 के बाद फिर हमारी ये विंडोज जैसे आ गया ना, फिर तो डॉस खत्म हो गया। और मैंने तभी लगान पिक्चर आई थी, तभी ये करा था, सीखा था इसका। तो उसके बाद बड़ा अच्छे ग्राफिक्स आ गए थे, ग्राफिक्स बढ़िया थे। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ग्राफिक्स हाई स्कूल में देखे थे, हाँ। 2000 में। तुमने जब मैं 2000, 2000 में मैंने तो 98 के बाद 98 99 में ही ये देख देखे लिया थे। बढ़िया लगान, मुझे याद है पिक्चर आई थी 99 में आई थी या 98 में, उस टाइम ही अच्छे ग्राफिक्स थे, अच्छा वो तो था। ये फिल्म कंप्यूटर पे ही देखी थी? हाँ, इसका अच्छा वही लोगो, अच्छा अच्छा। तभी मेरे को बहुत अच्छा, मतलब वो है। अच्छा। फिर धीरे धीरे तो फिर नेट भी अपना चलने लगा अच्छे। हम लोग याहू याहू में खूब यूज करते थे। तो कई मैंने मेल आईडीज बनाई, घर के सभी सदस्यों की बनाई, अपने दोस्तों की बनाई। और फिर पहले मुझे डर लगता था कि याहू की वो बनेगी कैसे। तो एक बार मेरे भैया हैं, बुआ जी के लड़के, उन्होंने मुझे सिखा दी कि ऐसे ऐसे बनाओ। और एक मेरे यहाँ पीछे रहते हैं चौहान, उन्होंने भी, दोनों ही चौहान है दोनों लोगों ने मुझे एक एक बार सिखाया कि आप ऐसे बनाओ, पेज पूरा भरो, इसको फिल करो। फिर तो मैं पागल सा हो गया। मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह से करना है, सीखना है। तो मैंने बहुत सारी आईडी बनाई, आपस में ही मेल डाले। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेल जाता आता कैसे और क्या है, इसका बहुत सिंपल तरीका है, और ये आईडी से आईडी होनी चाहिए। ये चीज हमें कभी स्कूल वालों ने नहीं बताई कि आपको अगर मेल भेजना है तो आईडी आपके पास भी होगी दूसरे पे, तभी तो आईडी भेजोगे। सही बात। तो ये चीज कितनी सिंपल थी, लेकिन स्कूल वालों ने हमें कभी नहीं बताया ना। उन्होंने ये कहा कि कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर वाले से बात करोगे ना, खाली कंप्यूटर का मतलब क्या है। तो जैसे आज की टाइम में अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं तुमसे कैसे संपर्क करूंगा। तो मोबाइल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मोबाइल है, और मैक्सिमम तो बहुत कुछ है। मोबाइल में आपकी सिम होनी चाहिए, आपका नेट आना चाहिए सिम में, बहुत कुछ है। सही तो सही। ये सारी चीजें जब फुलफिल होंगी तब कहीं जाके आप अपने सारे बात भी कर सकते हो, और बात के साथ अपना ये डेटा के माध्यम से अलग अलग वो सॉफ्टवेयर डाल के उनको चला भी सकते हो, चाहे फेसबुक को या ट्विटर पर। अगर गौरव भाई आपको याद हो तो उस समय जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे, वो तो मोबाइल उसकी अपना जो टेलीफोन की केबल थी वही निकाल करके मॉडेम में लगा के चलाते थे। तो उसकी स्पीड आपको पता होगा कितनी, बहुत केबी में आती थी, 10-12 केबीपीएस, 12 केबीपीएस थी। बोलते वो 20 थे लेकिन 12, लेकिन हम लोग भी चालू थे, रात भर डलर रहने देते, चलने देते थे। लेकिन उसमें कितनी बार तो वो डिस्कनेक्ट पिक्चर डाउनलोड हुई है, वो हुई है, लेकिन कितनी बार टोरेंट पावर का वो लगा के, और उस पे खूब डाउनलोड किए हैं पिक्चर है। ये तो बहुत बात विद मेट की यूज करा, मतलब क्या क्या अलग अलग वो। ये तो 2000 के बाद की बात है, लेकिन उस समय तक तो उससे चलाते थे। फिर उसके बाद ये लोग ISDN लेके आए जो 64 केबीपीएस तक देती थी स्पीड। लेकिन ये भी इतनी मरी हुई स्पीड थी कि हम लोग घंटों इंतजार, हम लोगों के लिए तो वही बहुत थी। तो हम लोग पिक्चरों से, फिल्मों से काम नहीं चलाते थे, वीडियो से, हम लोग पिक्चरों से काम चलाते थे। नहीं, मैंने कभी वीडियो देखे भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, मतलब मैंने कभी भी वीडियो थे भी नहीं उस समय। नहीं वीडियो मैंने पता नहीं क्यों मेरे को कभी लाइक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतनी सी जगह में देखने का कोई मजा नहीं आया।
टीवी में भी, लैपटॉप में मैंने पिक्चर, हाँ ग्राफिक्स आते थे अच्छे, भगवान जी के भी आते थे, अलग अलग आते थे ग्राफ, वही देखते थे और ज़्यादातर अपना काम किया और लैपटॉप बंद कर दिया या मोबाइल जो भी हम यूज कर रहे हैं। हाँ वही सबसे ज़्यादा यूज करा गेम्स में। गेम्स में जब मैं आया हूँ 2003 में, हाँ तो 2003 में फिर तो हमने एज ऑफ एम्पायर को खूब यूज करा। हाँ, वो तो खैर और शुरुआत उसी से की थी। चलो अभी हम उस पर बाद में आएंगे। हाँ, पहले अभी जैसे सन 1990 से 2000 का जो दशक था, ये बताया हाँ, जाता है कि इस समय दुनिया में बहुत बदलाव आए। हाँ, सबसे पहले तो ये इंटरनेट क्रांति आई, हम्म, फिर उसके इंटरनेट क्रांति जब आ ही रही थी हमारे यहाँ भारत में, तो समाज में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। अगर तुम्हें याद हो, हम लोग अक्सर जो डिबेट होती थी हम देखते थे, सुनते थे, तो उसमें ये था कि पश्चिमी संस्कृति ज़्यादा बेहतर है या हमारी भारतीय संस्कृति ज़्यादा बेहतर है। फिर एक बड़ा बवाल चला था, अगर तुम्हें याद हो तो, वो लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन तो नहीं, खैर उस समय ये वैलेंटाइन डे का बवाल चला था। लिव इन तब नहीं आई थी, वैलेंटाइन डे मनाया जाए नहीं मनाया जाए। अगर तुम्हें याद हो गौरव भाई, उस समय तक मुझे जहाँ तक याद है, अगर कोई लड़की या लड़का प्रेमी प्रेमिका है तो हमारे यहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल होता था वो क्या बोलते थे, अरे वो तो उसका प्रेमी है, या अंग्रेजी वर्ड का यूज करते थे तो हम एक वर्ड यूज करते थे लवर। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला शब्द तब हम लोग क्या ना, नहीं नहीं चलन था, में नहीं था, था। है ना। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड को लोग ये समझते थे कि लड़का दोस्त है, हाँ यही बिल्कुल, यही है ना। या मेरा वो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो खैर वो शब्द ही नहीं था। लड़की अगर यूज करती है अपनी लड़की के लिए तो बोलती है मेरी वो ये गर्ल। आज भी, मैं तो अभी भी यही मानता हूँ कि गर्लफ्रेंड गर्ल मतलब लड़की दोस्त है और बॉयफ्रेंड लड़का दोस्त है। हाँ इसको लवर नहीं मानता मैं। नहीं, तुम नहीं मानते, हम भी नहीं हाँ, मानते थे, हाँ, लेकिन ये जो समय के साथ बदलाव आया ना 2000 के बाद में, तब इसका मीनिंग अब बदल वो तो गया है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं आप पहले से। हाँ लेकिन पहले क्या था ना कि सिनेमा एक सीमित दायरे में था और हर आदमी के घर में डिस्क तो थी नहीं, और डिस्क लगवाना एक खर्चे, बहुत बड़ा खर्चा था। एक सिलेंडर पहले आता था, मुझे लग रहा है 250-300 रुपए का, 1 रुपए भी बढ़ता था तो आफत आ जाती थी। ठीक है, और डिस्क का भी चार्ज लगभग 250-300 ही था, 200 तो था ही। 200 तो आदमी जब सिलेंडर नहीं ले पा रहा, वो डिस्क क्या कुछ लगवाएगा? लोग लिस्ट लेते थे, ना बांट दिखाने लेते के लिए अपना थे, अरे स्टेटस, बांट लेते थे, एक वो तो आदमी हाँ ले बात लेंगे है, वो 5 लोगों उसमें में बहुत बांट खराब आती थी लेकिन हाँ, आ जाती थी। हाँ, लेकिन कुछ मेरे फूफा जी हैं गांव में, हाँ, उन्होंने तो पूरी छतरी लगा ली थी डिस्क हाँ, की, अच्छा और पूरा सेट टॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ। उसी और समय उस टाइम उन्होंने सोचा अच्छा होगा कि पूरे गांव को देंगे, लेकिन उनकी फेल हो गया क्योंकि गांव में कोई लेने वाला नहीं था, इतना पैसा कोई खर्च लेकिन नहीं वो करता। खुद इतने वो थे कि उनको देखने का पिक्चर का शौक था, तो उन्होंने अपने घर में ही सब लगा के और बड़ा सेटअप महंगा और खूब चलाया और देखी पिक्चर है उस जमाने में। तो ये तो शौक की बात है। लेकिन जैसे मैं जनरल जानता हूँ, मेरी पूरी लाइन में जो डबल स्टोरी में एक लोगों की रिस्क लगी थी, और वो क्यों लगी थी? क्योंकि उनके 3 भाई एक ही घर में रहते थे और तीनों कमाते थे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ कमाते पापा थे और खाते 8 लोग थे, तो यहाँ तो केवल पॉसिबिलिटी वाला थी system, नहीं। और अगर कर देते तो वो सब 8 जो थे वो जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं करते, वो पिक्चर में ही लगे रहते। तो यही था। और जब कभी हम लोग पिक्चर देखते तो मुझे अभी याद है वीसीआर मंगाया जाता था, उसका खर्चा होता था कोई अच्छा खासा 100-200 रुपए, और उसमें एक सीडी इतनी बड़ी 10 रुपए कैसेट की लगती थी। हाँ बड़ी कैसेट होती थी खूब, और वो लग जाती थी। आपके यहाँ लाइट आए ना इससे उसे कोई मतलब नहीं है, पूरे दिन का चाहे। हाँ, तो अब हम लोग ये सोचते और लाइट चली गई, फिर देखते थे कि हाँ, तो वो बड़ी मतलब वो दिन बड़े वैसे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपना 6 घंटे 8 घंटे बर्बाद करके पूरी पिक्चर देख ही लेते थे कि पैसे गए हैं, तो इसको रात में भी चलाना हाँ लेकिन देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पिक्चरें देखी हैं। तो मैंने तो मतलब एक्चुअल में जो हमारे यहाँ डिस्क लगी है वो 95 या 6 में लगी है, 96 में। और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्क नहीं देखने, टाइम ही नहीं मिलता था, स्कूल जाते हैं ट्यूशन जाते हैं, तो कभी मतलब ये भी नहीं देखा कि मतलब समाचार में क्या आ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे फिर धीरे धीरे स्कूल वालों ने कहा कि भाई आप अखबार पढ़ना शुरू करो, टीवी देखना शुरू करो, जरूरी है। तो मैंने तो अखबार पढ़ना मतलब 11th के बाद शुरू किया है।
नहीं, वैसे मैं पढ़ता था, लेकिन मेरी आदत ये थी कि मैं पढ़ता था तो फिर मुझे 1 घंटा पूरा 2 घंटा अखबार ही पढ़ता रहता था, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था, मैं इसलिए अखबार कम पढ़ता था। टीवी में कम ही देख पाता था, क्योंकि मुझे देखने का टाइम, जब मैं बैठता था तब ये सब लोग बड़े थे मेरे से, तो कोई अपना लगा रहा है, कोई अपना लगा रहा है, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ तो छोटे बच्चों की यही हालत होती है कि मतलब मैंने कभी अपने मन की टीवी देख ही नहीं पाई, तो मेरा मन भी नहीं हुआ कभी, इसीलिए मैं पिक्चरों भी मैंने कम देखी है। और मेरे यहाँ में चाचा थे, वो खत्म हो गए, वो आते थे तो उनका ट्रक जब कम लगना होता था तो वो टाइम कंज्यूम करने के लिए वो जाते थे देखने, तो वो मुझे भी ले आते थे, चलो तुम्हें सिनेमा। ले चल रहे, कोई तुम बताओ कौन सी अच्छी लगे तो मैं देख ले, कभी शंकर जी की अच्छी लगी तो इसमें चले चलो, कभी कोई और लगी है तो उसमें चलो, और जो पास में मिली टॉकीज उसमें जाके बैठ गए, जो पिक्चर है देख ली। तुम्हें वो सो जाते थे, मैं देखता रहता था। ये जो शंकर जी की बात बताई तो मुझे याद आ रहा है कि एक जमाना था जब यहाँ श्री राम टॉकीज, श्री राम टॉकीज, उसमें हाँ शिव आराधना एक फिल्म लगी थी, हाँ हाँ, मैंने शायद देखी है, देखने हाँ। गए होगे, तो मैं भी गया था देखने। उससे देखने गया था, मेरा टाइम हो गया, मैं तो हमेशा लेट जाता हूँ, तो हम लोग भागते हुए गए थे, मेरे घर से तो पास ही थी टॉकीज, हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो भागते हुए गए और पीछे से फिर जाके श्री राम टॉकीज में बैठे, फिर उससे तब तो इतना अच्छा ही लगता था कि हाँ, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी बनाई थी। एक मैं वहां पर 2 फिल्म देखी है मैंने, एक अच्छा। याराना फिल्म भी देखी है माधुरी दीक्षित की, शायद मेरा पिया याराना, घर आया ओ राम हाँ जी, हाँ वो हाँ, गाना जो है उसमें, ये पिक्चर मैंने शायद नहीं, उस पे नहीं देखी है। अच्छा। मैंने सबसे पहली पिक्चर जो देखी आगरा में, वो थी, मैंने प्यार किया, ये 1988 में देखी है। हाँ, ये 88 89 में आई थी, हाँ। और ये इसमें लगी थी आपके अंजना टॉकीज में। अच्छा। तो अंजना टॉकीज में हम लोग पहली बार गया, मैं गिर पड़ा, क्योंकि मुझे तो दिख ही नहीं रहा था, और शेर, फिर उसने लाइट जलाई, फिर उसने, मैंने कहा मुझे, फिर मैं चलता गया, पीछे की सीट थी ऊपर सबसे उधर, तो बहुत छोटे हाँ छोटा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया पिक्चर का, लेकिन इतना याद है कि मैंने प्यार किया पिक्चर थी। फिर मैंने उस पिक्चर को जब बड़े होकर देखा तब समझ में आई कि पिक्चर ये थी। वैसे देखा जाए तो जब हम मतलब परिवार के लोग त्योहार व्योहार पे इकट्ठे होते थे, हाँ, या किसी दिन संडे वाले दिन ये प्लानिंग करते थे कि हम सब लोग जाएंगे फिल्म देखने, हाँ, तब हम लोग फिल्म देखने तब जाते थे, हाँ, फिल्म ऐसे देखना भी एक त्योहार की तरह था, त्योहार की तरह था। हाँ। अरे मुझे याद है, मेरी 95 में 6 में जब इनकी दीदी की शादी हुई थी, बुआ जी की बड़ी लड़की है ना जो नीलम दीदी, उनकी शादी होने के जस्ट बाद ही पिक्चर आई थी, हम आपके हैं कौन, और उसका ब्लैक का टिकट उस टाइम 1500 रुपए का मिल रहा था, 1500 का। हाँ, ये बात तो मुझे ही पता है, ब्लैक टिकट। अब आप सोचो, और उसके 500 के टिकट, वो भी पापा को आरटीओ के बेहाफ पर, बड़ी मुश्किल में, क्योंकि अब जीजा जी और इन लोगों का बड़ा मन के हम देखेंगे, और भीड़ इतनी, तो बड़े उससे अप्रोच लगाकर हम लोगों को 10 टिकट मिले थे, 10-15, और सभी लोग देखने गए थे लगभग परिवार के, इस रघुनाथ टॉकीज में लगी थी। तो मैंने पहली बार रघुनाथ टॉकीज देखी थी, उसमें बड़ा बाहर बड़ा फाउंटेन वाउंटेन चल रहा था, बड़ा अच्छी टॉकीज थी, अच्छी टॉकीज थी। तो रघुनाथ टॉकीज के बगल में भी एक टॉकीज है, 2 हैं इकट्ठी वहां पर, बगल में नहीं, थोड़ा अंदर चल के फिर है एक। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मेन तो यही चौराहे पर थी। तो इसमें भाई उस टाइम तो इतनी भीड़ और इतना ब्लैक कि मारा मारी थी। पिक्चर तो अच्छी थी, फिर मैंने ये पिक्चर ऐसे देखी, मतलब पहली बार ब्लैक में, फिर मैंने एक, ये जो अभी तुमने जिक्र किया ना, हम आपके हैं कौन, तो मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे, और हमारे परीक्षा में वो रहते थे जीजा जी, वो उसमें थे परीक्षा डैम में इंजीनियर थे। अच्छा अच्छा। तो वो अब, और उनकी बेटी को बड़ा शौक था पिक्चर देखने का, तो वो आई थी, और 2 दीदी, मतलब हमसे, हमारी तो भांजी लगी वो, तो वो दोनों आई थी उनके साथ में, बड़ी थी हमसे, तो मेरे फादर उनको दिखाने ले गए थे, और उनको दिन का टिकट नहीं मिला था, तो रात का जो शो होता है शायद 10 बजे वाला या 9 बजे वाला, वो देखने गए थे वो। तो मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा क्या ऐसा है जो फिल्म देखने रात में जा रहे हैं, क्योंकि वो भी ब्लैक में ही टिकट खरीदा था, लेकिन रात का मिला था उन्हें, रात का मिला होगा, और इतनी एक्साइटमेंट थी कि भैया हमें पिक्चर देखनी है। तो अब आप सोचिए कि उस समय फिल्मों का बहुत क्रेज इतना क्रेज था। अरे मुझे तो अभी याद है, मेरी जो सुमन दीदी है, हाँ। इनकी शादी हुई, शादी में जीजा जी आए, और उस टाइम पिक्चर आई थी कोई मिल गया। मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं। हाँ। जीजा जी का कुछ मन होगा, सुमन दी का उस दिन बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि राधे तुम इसका कोई मिल गया। अब मैंने देखा तो वो जो टॉकीज है, वो अपना जयपुर हाउस में टॉकीज थी, वो भी मेरे, क्या नाम है इसका, जयपुर हाउस की टॉकीज का, तो मुझे बड़ा, मैंने कहा चलो मैं पता करता हूँ। मैं गया,
उन्होंने कहा भैया इसका तो ब्लैक चल रहा है, बड़ी मुश्किल में है। फिर हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी, फिर अप्रोच लगा के अरविंद चाचा का कोई दोस्त निकल आया, उसके थ्रू उसके ब्लैक में टिकट मंगाए, तो वो 500 की जगह 250 में उसने दिलवाए थे। और लेकिन ऊपर से हमें वो नहीं मिली बालकनी, फैमिली का नीचे मिला, हाँ नीचे का, और रात का मिला 9 से 12। हाँ 9 से 12 का शो। लेकिन जीजा जी ने कहा चलो चलेगा देखेंगे। फिर मैं, जीजा जी, संबंधी और ये गुड़िया ही, शायद गुड़िया ही नहीं थी, हम 3 ही 4 लोग थे, अरविंद चाचा, हम लोग गए थे देखने, कोई मिल गया पिक्चर। और रात को आए तो कहीं खाना नहीं, अब कहीं अब बर्थडे कैसे बनेगा, तो यही मनोज ढाबा में खाना खिलाया। अच्छा। और संबंधी का मूड ऑफ हो गया कि कहाँ सब बिगाड़ दिया। और जीजा जी को तो सब अच्छा लगा, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा। वो सब टीकरा मेरे ऊपर ही आया कि तुमने सब गड़बड़ किया है। नहीं, अब वो तो भाई 12 बजे तो कहीं खाना मिलेगा ही नहीं। अरे मेरे से कई ऐसी चीजें हुई जो कि इतिहास में ऐसी दर्ज है, जो मतलब गलती मेरी नहीं है, लेकिन मैंने तो अच्छा ही चाहा, लेकिन अब विधाता का विधान ही हो तो कोई क्या कर सकता है। सही। अच्छा, इनको सुमंदी जीजा जी की इनको वहां जाना था घूमने पहली बार ट्रेन से शिमला। हाँ। तो इन लोगों ने कहा ट्रेन कौन सी, मैं ज्यादा ट्रेन में तुम तो जानते हो, मैं ग्वालियर से आने के लिए ट्रेन करता था, रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन नहीं आऊंगा। तो रिजर्वेशन का मैं शौक, जो काम टफ होता है उसका शौक मैंने ज्यादा करा था, कि ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा। अच्छा। तो मैं दौड़ के जाता था, रिजर्वेशन के 3 फॉर्म लिए, पहला भरा, एक आध कटा, दूसरा भरा, उसने कहा नहीं ये ट्रेन नहीं है, तो तीसरा दे दिया। भाई इन 2-3 ट्रेन में कोई तो होगी, जो हुई उसने कर दिया। तो अब मैंने देखा, मैंने कहा ग्वालियर से कोई डायरेक्ट ट्रेन ही नहीं है। अच्छा। पता करा उस टाइम पे, फिर ऑनलाइन भी किया, वहां भी पता किया, कोई ट्रेन नहीं मिले। फिर आगरा से पता करी, तो आगरा से, दिल्ली से ट्रेन थी। मैंने कहा दिल्ली से ट्रेन है ऐसे और चली जाओ, तो दिल्ली तक जाना पड़ेगा। तो अभी लोग नहीं नहीं, हमें तो आगरा से भी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो मैं भाई ज्यादातर पढ़े लिखे आदमी से तो कहा जाएगा, हमारे चाचा लोग तो ये पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने क्या कहा, बीएनजी को कहा, बीएनजी एक काम करो, मुझे कोई बढ़िया सीट है फर्स्ट क्लास ट्रेन में, और जीजा जी को जाना है, दीदी को, और दोनों लोगों को शिमला तक, आगरा से हाँ जाना है। फिर इनका था नैनीताल का, लेकिन ये था कि हम ऐसे होते जाएंगे, मतलब घुमाएंगे। भैया वो ट्रेन उन्होंने पता नहीं कौन सी ट्रेन करी, मैं क्या बताऊं, अब सस्ते मद्दे के चक्कर में करी या क्या करी। ये लोग बैठ गए, जब अब यहाँ से गए तब तो खुश होके गए, गाड़ी में मम्मी ने बैठा दिया, और गाड़ी में उसमें एक तो लाइट नहीं पूरी का ट्रेन में, और कहीं पेंट्री कार नहीं, और जो सीटें थी वो लकड़ी की, और वो भी बीच में गैप, पुराने जमाने की, और वो कोई स्टेशन ना छोड़े, और स्टेशन से चले पट्टे वाली लकड़ी, और वो कोई स्टेशन नहीं छोड़े, हर एक पे रुकती थी। अब जीजा जी बीच में उनका फोन आया, तो कह रहे एक उधर स्टेशन से किया, क्या उन्हें तो परेशान है, कह रहे ट्रेन इतनी अच्छी है कि जहाँ रुकती है बढ़िया पूरा नजारे का मजा ले लो, फिर आगे बढ़ती है, फिर वो आगे जा ही नहीं रही बड़ी। अच्छा, मैंने कहा ये लोग तो पहुंच गए होंगे 3-4 घंटे में। अगले दिन पहुंचे ये लोग, पूरी रात भर परेशान रहे, ना खाना ना पीना ना कुछ, बड़ी मुश्किल में ये लोग वहां पहुंचे, और लौट कर भी उसी ट्रेन से था। और मैंने कहा ऐसा करो, आप लोग उसे छोड़ दो, कोई दूसरी ट्रेन में करा लो भैया, हो गई। मैंने कौन सा देखा था, वो सब कर दी कैंसिल करो दूसरे, लेकिन नहीं हम इसी से आएंगे, जीजा जी ये लोग, फिर वो माने नहीं, तो वो लोग वहां से इसी से आए। तो वो वहाँ अपना जो भी घूमना था घूम घाम के, लेकिन मेन हमारी ट्रेन खराब निकली, जो मेरे ऊपर टिकरा आता है कि मैंने गलत करा, इंसिडेंट्स जो था उसमें क्या कर सकते भाई, उस समय तो इतनी मैं और चाचा लेने गए इनको मथुरा पे। अच्छा, लौट के वो मथुरा तक आती थी, आगरा फोर्ट नहीं आती थी। तो मथुरा में 4-5 वो बने हैं प्लेटफॉर्म, हमने 4-5 चेक कर लिया, ट्रेन ही ना दिखे हमें, हम ट्रेन कहाँ गई यार, आई है, और वो कह रहे हैं हम आ गई है, ट्रेन खड़ी हो गई है, और दिख क्यों नहीं रही है। फिर देखा कि एक जो डंडा लगा रहता ना जिसके आगे ट्रेन जा रही हो, उसके पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो ही लास्ट हमारी वाली ट्रेन। गए लोग, अच्छा वो लोग वहीं थे, वो लोग वहीं से भी लेकर आए। अरे बड़ा मजा आया। तो
तो कई तो चीजें हो जाता है, जाती भाई देखो है। जानकारी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ सही नहीं बात है। तो ऐसी इंसिडेंट होते रहे। खैर मेरा तो ये पूछना था, उस समय जैसे हमारी चेंजेस आ रहे थे तो ये डिबेट बहुत चल रही थी कि भारत में पश्चिमी संस्कृति आ रही है और भारतीय संस्कृति ज़्यादा बेहतर है। दूसरा एक डिबेट अंग्रेजी और हिंदी को लेकर भी चल रही थी कि अंग्रेजी कल्चर आ रही है, क्या किया जाए। तो कई तरह के लोग कई तरह की बातें बोलते थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो भारतीय संस्कृति अच्छी है बोलते तो थे, लेकिन उस पर वो फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब हम डिबेट में तो बोलेंगे लेकिन अपनाएंगे हम पश्चिमी संस्कृति, ये बहुत चल रहा था। एक दो 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 तरफा बातें। तो उस बारे में तुम्हारा क्या सोचना था वो तब के जमाने में? देखो, मैंने पश्चिमी संस्कृति के बारे में जो देखा, टीवी वगैरह में पिक्चरें देखी, और मतलब ये उस जमाने की, 2000 हाँ, से पहले की बात पूछ रहा मैंने हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने जो रियलिटी में देखा वो बता रहा हूँ। मैंने टाइटैनिक भी पिक्चर देखी है, और मैंने हैरी पॉटर भी देखी है, और मैंने मदर इंडिया भी देखी है, और मैंने और भी पिक्चरें जो है देखी है, शोले भी देखी है। तो हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और वो लोग बहुत हाई थे उस टाइम। तो वो लोग एक सपने की दुनिया में जी रहे थे जो काल्पनिक थे। एक्चुअल में तो अमेरिका में भी वही, जैसी इंडिया वैसी अमेरिका, कोई फर्क कोई ना है, बस कंट्री है, नाम ही तो बदला है। धरती तो वही है, वही दीवार है, वही घर, वही कार है, सब कुछ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष उनकी संस्कृति में चेंज था। हाँ, चेंज जो था सभ्यता का चेंज था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदला था, साफ सफाई से लोग रहते थे, वो मुझे उसका उनका अच्छा लगता था। अपनी संस्कृति में लगता था कि साफ सफाई से लोग हमारे में भी रहते हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ एक चीज को चलन के तौर पे ले लेते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति पैर धो के और ब्राह्मण खा रहा है तो सब खाएंगे, लेकिन अगर जनरली आप सबको धोने चाहिए ना, ब्राह्मणी का थोड़ी ना ड्यूटी है कि वो हाथ पैर धो के नहा के खाए। हमें भी तो सबको करना शुद्धता का ख्याल तो सबको रखना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये लगता था कि हमारे यहाँ लोग अवेयर कम है। और ये, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कई जगह गांव में शुद्धता को बहुत माना जाता था, इतना ज्यादा कि छुआछूत होने लगता था, तो वो भी गलत था। तो उस रेस्पेक्ट में पश्चिमी देश ठीक थे, लेकिन अब पश्चिमी देशों में अगर मैं देखूं तो वो भी किन चीजों से कम नहीं थे। उनके यहाँ भी ये चीज, मैं जिस चीज को सोचता था कि मेरे यहाँ भूत प्रेत की बारात निकलती है, रात में हम लोग लेटते थे तो मेरी दीदी वगैरह कहती थी, वही चीज वहां होती थी। वो भी भूत प्रेत की बारातें निकालते थे, वो भी वहाँ। ये क्या था, हीरो हैरी पॉटर काल्पनिक भूत प्रेत ही तो थे जिनके बारे में सोचा, और कुछ एक्चुअल तो था नहीं। तो ओवरऑल हमारी मेंटेलिटी उनकी में जब फर्क कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगा कुछ स्पेशल इसमें कुछ फर्क है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क ये था कि हमारी भाषा भिन्न थी, हिंदी हम बोलते थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, बस इतना ही फर्क मुझे लगा। इसके अलावा ये सोचो, खाते हम भी थे वो भी थे, बस ये कि हम हाथ से खाते थे, वो फॉग और वो यूज करते थे, क्योंकि उनकी संस्कृति में यही था। और हम उनसे ज्यादा अच्छा खाते थे, क्योंकि हम कई तरह के पकवान बनाते हैं, वो इतना बना ही नहीं सकते, उनको इतना आता भी नहीं है, ना उनके पूर्वजों ने कभी ये किया। तो ये सब तो देखो अपनी अपनी संस्कृति और कल्चर के देन है। मैं उनके कल्चर को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका कल्चर अपने हिसाब से अच्छा है, हमारा अपने, लेकिन उनसे ज्यादा हम अच्छे हैं, ये मैं अभी भी मानता हूँ। बस हम कहाँ बुरे हैं कि हम उन्हें नकल जो कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ जो भी कहते हैं, लेफ्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, जो कहते हैं कि अमेरिका वाला अच्छा है या चाइना वाला अच्छा है या जापान वाला अच्छा है, गलत। सबसे अच्छा इंडिया वाला है। अगर आपको चाइना वाले को देखना है तो उसकी अच्छाइयां लो ना, वो जो अच्छे काम करता है, बुरे काम क्यों सीख रहे हो? आप जापान में देखो, हर आदमी अपना टाइम टेबल से चल रहा है, बूढ़ा आदमी भी अपने ऊपर डिपेंड है, वो किसी पे है नहीं, डिपेंड दूसरे पर। तो और अपने देश की सफाई हर चीज के प्रति वफादार है, हाँ, जिम्मेदार है। लेकिन हमारे यहाँ आदमी इधर उधर फेंक देता है। आज मैं भी पीता हूँ, खाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज मुझे बाहर अभी डस्टबिन मिल जाए तो ही मैं फेंकूंगा, लेकिन डस्टबिन थे ही नहीं। हाँ, समस्या तो है ना, वो आज भी नहीं। तो वो अब आज डस्टबिन है तो हम फेंकते हैं। तो यही है कि देखो, कल्चर और सिविलाइजेशन बदलेगी, लेकिन बदलने के लिए बहुत सारी चीजें दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सड़क नहीं होगी तो आप जाओगे कैसे अच्छी तरह से? जब कीचड़ गिरेगी तो आपको आदमी गंदा तो कहेगी। फिर इंडिया को कैसे आप कह सकते हो अच्छा? आज सड़क अच्छी है तो वही लोग अच्छे हो गए।
अमेरिका में सड़कें ही तो अच्छी हैं, अभी इन्हें में गड्ढे कर दो तो लोग वही कीचड़ जैसे गंदे लगने लगेंगे। बिल्कुल, ये समस्या हाँ, पहले तो ऐसा नहीं है हम गंदे थे, हमारा परिवेश जो है वो एक तो हमें लूटा खसोटा गया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से निचोड़ लिया, उससे पहले मुल्लों ने मुसलमानों ने निचोड़ा और सब सऊदी अरब में बेचते गए, तो हमारे देश का सोना संस्कृति सारी चीजें तो खराब कर दी। पढ़ाई के जितने गुरुकुल थे सारे बंद कर दिए गए, जितने डॉक्टरों के वैद्यों के खाने थे वैद्य खाने सब बंद कर दिए गए, सबकी जगह क्या खोल दिया गया, या तो मदरसा खोल दिया गया या वो खोल दिए गए हॉस्पिटल खोल दिए गए, सब हमारे ऊपर थोप आ गया। आज पहले हर गांव में एक वैद्य होता था, मैं अभी भी जानता हूँ, मेरी मम्मी बताती हैं कि वैद्य के द्वारा ही हम लोग ठीक हो जाते थे, और वो हाथ पे ऐसे रख के बस 2 मिनट में बता देता था कि आपने परसों ये गलत चीज खाई है इसलिए आप बीमार हैं। आप सोचो, कल्पना करो, नहीं ये तो कि आपने खाया क्या ये तक बता देते अभी थे। पिछले 10-15 सालों तक डॉक्टर भी बताते रहे, हाँ, डॉक्टर भी यही काम कर लेते हाँ, मैं छोटा था तब डॉक्टर मुझसे ये कहते थे कि बेटा खाने में ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन आज कोई डॉक्टर नहीं कहता तुम खाने में सब कुछ खाना, ये कहते हैं क्योंकि उन्हें इसलिए कहते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है और वो पढ़ना भी नहीं चाहते और उसको बढ़ाना भी नहीं चाहते। वो एक चीज याद है, अभी हम जब पहले डॉक्टरों के पास जाते थे हाँ, तो उनके वो पास गर्म और ठंडे मिर्च की दवा को देख के बताते थे बेटा ठंडे मिर्च की हो आप, जैसे मैं गर्म मिर्च का हूँ। तो मुझे आदमी ये कहेगा कि भाई गर्म चीजें कम खाना, ठंडा ज्यादा खाना, तुम ठंडे मिर्च के हो तो तुम्हें ये कहेगा। जब हम आपस में जानते हैं हमारा मिर्च क्या है तो डॉक्टर को भी तो पता होना चाहिए ना, वो तो डॉक्टर है और उसके आधार पे आपकी डाइट निर्धारित करनी चाहिए, डाइट चार्ट देना चाहिए। लेकिन डाइट चार्ट देने के लिए डाइटिशियन क्यों बनाया गया? इसको क्योंकि उससे अलग वो अलग पड़ेगा, अलग बनेगा। इन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं करी, उसको हटा ही दिया बिल्कुल अलग। नहीं, ये सब लोग रिपोर्ट पर बेस है, नहीं, सब लोग रिपोर्ट तो रिपोर्ट पे क्यों आधारित हो आप? वो पढ़ाई आपने नहीं पढ़ी क्या? आपको नहीं पता कि इसके पेट में फूल रहा है तो किस के गैस से फूल रहा है, कि अंदर से अल्सर है, क्या हुआ है? तो वो गलत है। अगर पढ़ी होती तो फिर ये समस्याएं नहीं आती ना। पढ़ी भी है तो इनको प्रैक्टिकली कम कराया गया, एक्सपीरियंस नहीं है इन्हें। एक बार अगर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, सरकारी अस्पतालों में अगर 5-5 साल भी कोई डॉक्टर कर लेना तो कभी वो डॉक्टर फेल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी में हर तरह का मरीज आता है, आपके सामने सब तरह के मरीज हैं। आप 10 बार उनके हाथ फेरोगे शरीर पे, आपको सिम्टम्स ही पता चल जाएगा क्या बीमारी है, फिर आप रेगुलर वे में उसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप जाने नहीं चाहते सरकारी में, तो कोई डॉक्टर सीखना कहाँ चाहता है? बस उसी टाइम सीखेगा जब उसके ऊपर उसकी मार होती है। सरकारी में एक समस्या और है, सरकारी में देखो, सरकारी जब हॉस्पिटल बने थे तो वो बने थे अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, तो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाएं हैं। अंग्रेजों के जमाने में तब जनसंख्या थी 35 करोड़, आज के समय में 150 करोड़ हो गई। सही बात है। तो वो जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, तब तो ज्यादा तब भी थे, अब हो गए हैं कम, तो उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा ये है कि नहीं, डॉक्टर का एस्पेक्ट तो बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप मना कर देते हो, आप रेफर करते हो। सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होता है, कहाँ रेफर करते? मान लो कोई एक्सीडेंशियल केस आया या कोई इमरजेंसी भी केस है, उन्हें अगर थोड़ा समझ में आया रेफर कर दिया, ये क्या मतलब है? आप पहले कोशिश तो करो उस आदमी को रख के, उसकी बॉडी को ही मान लो, थोड़ा तो इलाज दो। हो सकता है व्यवस्था ना हो। नहीं, ये अपने आप की जवाबदेही से बचने का तरीका है। मैंने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो आप ये बताइए, देखिए जवाबदेही से बच रहा है कोई आदमी, तो उसका हिसाब कौन लेगा? अब हमारे यहाँ क्या है ना कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो ही लेंगे, ये नहीं, ये लोग खुद ही नहीं वहां कुछ ऐसा कहना चाहते। समस्या ये है, अगर इनके साथ ये इनके भी सबके दामाद या जीजा सबके मरे और सब लोग के यहाँ एक्सीडेंट हो तो बनता है, और जब किसी का कुछ जा ही नहीं रहा, किसी की बेटी विधवा नहीं हो रही, तो सब क्या लेना देना? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्हें समाज का जिम्मेदारी वाला भाव नहीं है। बने हुए नेता लेकिन है नहीं है। और थोड़ा बहुत जिनको आया, जैसे हमारे यहाँ जब नए नए नेता बने थे, मैं आपको अभी भी याद बता दूं, जो शिंदे थे वहां से कैबिनेट का चार्ज मिला और वो सुबह निकले अपने वहां से जाने के लिए कि अपने गांव बताएंगे कि हम देश के वो बन गए हैं कृषि मंत्री। और जैसे ही वो निकले और दिल्ली में ही उनका एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, सोचो। ये मैंने सुनी। और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अंदर उनका सर टकराया और वो मर गए, हॉस्पिटल पहुंचे, प्रतिघोषित कर दिया। तो उसके बाद से गडकरी ने कई नियम चेंज करे, नितिन गडकरी जी ने, और उसमें ये करा कि सबसे पहले 4 या 6 मिनिमम ये वो होंगे एयर बैग्स गाड़ियों में।
इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि इसके अभाव में ही वो गए थे। तो ये चीजें आपने किससे सीखी? अपने नेता के जब मरने घटना पर सीखी, घट जब बड़ी घटी घटना ऐसी, घट गई, हाँ। बड़े नेता के अभाव में। अब एरोप्लेन या लोग मर रहे हाँ, थे ऐसे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं तब नहीं पड़ा फर्क था। नहीं पड़ा था। लेकिन तो अपने नेता खत्म गए हुए तब तो उन्होंने बदलाव किया। इम्प्लीमेंट किया इस चीज को। तो ये ऐसे ही करेंगे, और कोई, या फिर हम जनता पीछे पड़ जाए बिल्कुल कि भाई आपको तो डॉक्टरों का कुछ चेंज करना जनता पड़ेगा। इस मामले में डिवाइड है। वो कुछ जनता इन्हें अंध सपोर्ट कर रही है, कुछ जनता इनके विरोध में है। तो इस वजह से एक वो नहीं बन पा रहा है, बन पा रहा प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है कि अगर कुछ करवाना है आपको तो फिर अरे सब लोगों को एक साथ आना दूसरा क्या है पड़ेगा। ना, हमारे यहाँ देश में अभी फिर वही प्रॉब्लम है, बिजली, पानी, सड़क, लाइट। आदमी इसी के लिए वोट मांगता है। इससे आगे बढ़ो ना, आप अच्छी सेहत के लिए वोट मांगो, हाँ, और उसके लिए कहो कि मेरे यहाँ क्या किया आपने। सरकारी कौन सा डॉक्टर आज तक आके मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा के गया? नहीं लगा के गया, तो मुझे सरकार का कुछ नहीं चाहिए। नहीं यार, और अगर लगा के जा रहा है उसके तो पीछे कई पॉलिटिकल कारण है, उस पर हम गौरव भाई चर्चा हाँ, करेंगे, हाँ, अभी हाँ। आगे बढ़ेंगे। अभी तो देखो हम 90 से 2000 के दशक की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और बदलाव आया था। वो ये आया था कि हमारे कपड़ों में बड़ा भारी बदलाव आया। हाँ, पहले हम लोग ढीले ढाले फुल साइज कपड़े देखो ये पहनते थे। कपड़ों के मामले में तो मैं बहुत पीछे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे कपड़े मेरी बुआ जी लाती थी, और मेरी बहन लाती थी, या मेरे मम्मी पापा तो कम ही लाए हैं, यही लोग लाते थे। तो मम्मी उनको पैसे दे देती थी, वो ले आती थी। मैंने हमेशा उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहने, अपने हिसाब मेरा कभी रहा ही नहीं। तो मैं उसमें कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कभी इस तरफ देखा भी। मैंने इस चीज को मेरी डायरी में ही नहीं है, ना मेरी लाइफ स्टाइल में ही नहीं है कि कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, चाहिए। अच्छे या बुरे, बस पहने अच्छा, और जैसे मिल गए। और अभी भी मैं बता दूं, कई शर्टें मेरे पास ऐसी हैं जो मेरे पास 20-20, 25-25 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी बढ़िया है, पहन रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हाँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि समाज में है, कुर्ता पैजामा चल रहा है तो कभी वो भी पहन लेते हैं, कभी वो है, कोट पैंट भी पहन लेता हूँ। लेकिन मेरा कभी मुझे कपड़े में पैसा लगाना भी बेकार लगता है, क्योंकि तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, वो है। अब वो शर्ट अब मैं चाहे 2 दिन भाई बदल के तो पहन लो, इतना तो पैसा है ही ना। तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं देखो जब हम थे छोटे हाँ, तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं ना पुरानी, हाँ, तो हम लगता है कि यार हम ही ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, ढीले कपड़े। अक्सर हम लोग क्या करते थे, हमारे घर में मम्मी पापा क्या करते थे कि बच्चे तो लंबाई में बढ़ रहे हाँ, हैं, ये तो हम तो क्या एक करें, थोड़े से कि ढीले ले लो। बड़े ही कपड़े ले लो। हाँ, तो जैसे अगर हमारा साइज है 30-32 का है, तो हमारे कपड़े आएंगे 35-36 के साइज के। तो क्या है कि वो पूरा 4-5 साल का जो पीरियड है वो कट जाएगा। तो हम लोगों की फोटो अक्सर ऐसी है कि ढीली ढीली शर्ट पहने हुए हैं, ढीले ढीले पैंट पहने हुए हैं। नहीं तो ये सभी की है, और ये मैंने देखा है सभी की जनरल mentality हिंदुस्तान में लोगों की यही मेंटेलिटी थी mentality कि थी। कपड़े ढीले पहनते थे। और मैंने बड़े लोगों में भी यही चीज देखी थी। बड़े लोग भी, अब आपका साइज है 40 का, भले ही आप आगे बढ़ो नहीं बढ़ो, लेकिन आप पहनोगे 42 नंबर। तो ये एक आम धारणा थी, आज भी है लोगों में, पहले आज तो फिर भी लोग अपने साइज के हिसाब से लेकिन ज्यादातर अभी जैसे मैं ही हूँ बच्चे के लिए, अब लेता हूँ, मुझे पता है वो बड़े, उसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं थोड़ा ढीला तो लूंगा ही भाई, क्योंकि मेरा बेस्ट होगा। हाँ, 1 साल तो चल जाए। ये लेकिन जब बच्चे की हाइट एक सही उस पे आ जाए, उसके बाद उसके सही उसके ऊपर छोड़ दो, उसके हिसाब से उसे लेने दो, वो ज्यादा अच्छा है। अब अच्छा, हम लोग उसमें फंसे थे ना, तो हम लोगों ने शुरुआती अपने, जो हम लोग खुद खरीदने लायक हुए, तब भी हमारी यही सोच थी कि कपड़ा हमें फुल साइज लेना है। पर जब हमने अपने आसपास नजर दौड़ाई, तो हमने कहा कि कॉलेज के समय में हाँ, कि जब एकदम से सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, बच्चे बिल्कुल स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं, टाइट जीन्स का जमाना आ गया, पैंट खत्म हो गई, अब टाइट जीन्स आ गई, चुस्त टी शर्ट हो गई बिल्कुल, तब हमें समझ में आया कि नहीं, हम लोगों की गलती है, हमें कपड़े सही पहनने चाहिए। तो फिर हम लोगों ने भी कपड़े अपने हिसाब से, मैंने कपड़ों पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसलिए नहीं दिया कि हाँ, तुम घर में, और मैंने, मेरा ये भी मानना है कि कपड़ों पे ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, बर्बाद उतने तो, ही कपड़े हों जिससे आपका काम चल देखो जाए। अब बर्बादी का क्या है कि पहले लोग अक्सर कपड़े सिलवाते थे, हाँ, देखा होगा सब लोग। अब देख रहा हूँ मैं, ज्यादातर लोग रेडीमेड कपड़े लेते हैं। अब रेडीमेड में भी तरह तरह की वैरायटी आती है। आप पता चला 5000 की भी शर्ट लेके आ रहे हो, और वहीं दूसरा आदमी 500 की भी शर्ट ले आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब कई लोग 5000 की ले रहे हैं, ब्रांड के नाम से ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग 500 की ले रहे हैं। सही बात है।
तो मेरा तो मिडिल में रहता है, ना ज़्यादा महंगी हो और जो अच्छी हो, क्वालिटी वाइज बढ़िया हो, मैं उसी में पैसे लगाने की सोचता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। एक कपड़ों का हो गया। दूसरा, अगर गौरव भाई आपने गौर किया हो तो 90 के दशक में शुरुआत में और 2000 के बाद में हमारे बीच में एक भाषाई अंतर भी आया है। हाँ, हम जो पहले भाषा बोलते थे और अब जो भाषा बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसको तुम किस नज़रिए से देखते हो? देखो वो भाषा क्या, हर चीज बदलती रहती है। ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हो गई। तो जैसे जैसे सभ्यता विकास करती है तो भाषा क्या, हर चीज विकसित होती है। तो अभी जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी बोली है, वो विकसित में ही मानी जाएगी, क्योंकि पहले क्या है, इंग्लिश कम लोग जानते थे। अब ग्रेजुएट ज्यादा है, पहले ग्रेजुएट कम थे। तो वो जैसे जैसे आपकी जनरेशन में पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, भाषा का फर्क आना शुरू हो नहीं, जाएगा। तो अब जैसे शब्द का यूज किया विकसित, तो क्या अंग्रेजी के ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना और कुछ क्या कई हिंदी के शब्दों को उससे हटा देना, रिप्लेस कर देना, क्या ये विकास में आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं तो आएगा। इसको हम फिर कैसे लें? इसको तो हम अपने मन की धारणा में मान लें कि हाँ, हम विकसित भारत में जी रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ भाषा का फर्क है, इसमें आप विकसित नहीं हो कुछ। क्योंकि भाई आप इससे अच्छा तो आप चाइनीज बोलने लगो, कोरियन बोलने लगो, कोई भी भाषा बोलने लगो, तो क्या आप विकसित हो जाओगे? इससे विकसित हो ही ना होगे। विकसित तो आप तब माने जाओगे जब आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाओगे। आप पहले गुस्सा करते थे हर बात पे, काए माए ताए, अब क्या करते हो कि गुस्सा नहीं, अरे यार बेटा, अरे यस यस, स्टॉप स्टॉप। तो क्या है, आप एक बेहुदे आदमी से एक जेंटलमैन की तरफ बढ़ रहे हो। तो वो विकसित है। अब भले भाषा के तौर पे बढ़ रहे हो, लेकिन भाषा का सहारा ले रहे हो। लेकिन मैं उस भाषा को कहीं नहीं मानूंगा कि आपके बेकार। पहले के लोग बड़े आराम से, अरे लल्लू, बात ना माने तो ये भी तो हमारी भाषा ही में आराम से समझाने का तरीका था। वो प्यार से समझा देता था आदमी। लेकिन हम लल्लू को क्या कहते, लल्लू राम समझने लगे। हम करे, अरे यार ये तो लल्लू आदमी है। वो लल्लू बोल रहा है, वो तुम्हारे लिए प्यार से बोल रहा है, उसको उसी से एस्पेक्ट में लो। लेकिन आदमी ने सिर्फ इंग्लिश को प्रेफरेंस दी, उसको बढ़ावा दिया। ये लोगों की छोटी मानसिकता मानता हूँ, या मैं समझता हूँ उनको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है। हाँ, मैं उनको कभी पढ़ा लिखा मानते ही नहीं। तो ये क्या आगे चलकर ये, जैसे हम लोग जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं अंग्रेजी की तरफ, क्या ये खतरा नहीं हो सकता? बिल्कुल है खतरा। 20-25 साल बाद भविष्य में अगर मेरा बच्चा सब इंग्लिश में बात करेगा, तो मेरी हिंदी कहाँ जाएगी? मेरी जो भाषा हमें हृदय में सीधी समाती है, हम जिसमें अपने सारे विचार प्रकट करते हैं, अगर हम वो भाषा ही लुप्त कर देंगे, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कह पाऊंगा बच्चे से, और नहीं वो समझ नहीं पाऊंगा, और वो पीढ़ी भी भविष्य में मान लो इंग्लिश पे ही डिपेंड हो गई, तो हमारे गांव में तो कोई नहीं जानता इंग्लिश, तो बहुत बड़ा एक बीच में फर्क आ जाएगा। गांवों में भी अब ये बात हो गई है, क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू मैंने देखा है गांव में जो है ना, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश नहीं तो शब्द तो उन्होंने हटा दिए ना, कई शब्द अब हिंदी की जगह। मैं आपको बताऊं ना, गांव में क्या बोला जाता है कि जैसे जनरल बातें हम लोग जैसे कर रहे हैं ना, तो उसमें इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स घुसेड़ दिए जाएंगे कि मॉडिफाई करो, ऐड करो, कॉल करो। नहीं, सुबह का नाश्ता या खाना, तो हम वो कहते हैं अरे ब्रेकफास्ट नहीं लिया इन्होंने आज है, और लंच नहीं करा। ये जनरल चलने लगे, लेकिन इससे इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होगी। इंग्लिश को तो इंग्लिश की तरह ही बोलो, तभी वो बढ़ेगी। वो अलग आप 2-4 शब्द बोलने से, अब जैसे हम अपनी भाषा में हिंदी में, आप अभी भी मानते हो कि हिंदी में सबसे ज्यादा अरबी और फारसी घुसी, वो ऐसे ही आई ना, तो वो इंग्लिश भी ऐसी घुस जाएगी, लेकिन वो कभी भी पक्की भाषा नहीं बन पाएगी। लेकिन अब जैसे अगर आप 12वीं-13वीं शताब्दी के कोई, मतलब आप ये समझ लो, आप हिंदी को और अतिक्रमण कर रहे हो। मैं वही बात कर रहा हूं, अगर 12वीं-13वीं शताब्दी, जैसे अब ये किताब है नाम पृथ्वीराज रासो, 11th-12th सेंचुरी में लिखी हुई किताब है, तो अगर आप उसको उठाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि उसमें भी कुछ फारसी अरबी शब्द हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि तब तक मुस्लिम आ चुके थे, 100 साल हो गए थे उनको आए हुए, लेकिन उतना अतिक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन अब आप 17वीं-18वीं शताब्दी की कोई पुस्तक उठाइए तो उसमें देखेंगे कि फारसी और अरबी के कई शब्द हैं। जैसे अब एक हमारे यहाँ कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया।
बहुत सारे लोग इसको बोलते भी हैं आज के समय, लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहूंगा आरसी का मतलब क्या होता है। सही बात है। और जबकि वहां उस समय तो खूब बोली जाती थी हाँ। आरसी शब्द, आरसी किसी को नहीं पता, तो ये तो कितना बड़ा वो है, क्योंकि ये हमारी बोलचाल का शब्द था, ये कहावत बोलचाल से ही निकली है, और वो शब्द बोलचाल का अब किसी, मतलब आप अपने दर्पण को ही भूल गए। बिल्कुल। सोचो तो अब हम कितनी- क्या बोलते हैं उसकी हाँ। जगह शीशा बोलते हैं, हाँ, जबकि शीशा जो है वो फारसी शब्द है, यही तो बात है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो शब्द हम इसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो शुद्ध हिंदी जो हम तत्सम शब्द हिंदी है को उनको अतिक्रमण खाता कर जा रही रहा है, है। खा रही है। जैसे पहले फारसी लोगों ने उस पे अतिक्रमण किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और आज हम उस पे अंग्रेजी को थोप रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम बच्चे से कहते हैं ना कि कोई इंग्लिश का वर्ड बोल के और कहते हैं बेटा ये कर वो बहुत कर, खुश होता है। बच्चा खुश होता है, लोग भी खुश है, अरे यार ये तो थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, इनका अच्छा वो है, लेकिन वो गलत है। वो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मैं तो मानता हूं अपनी भाषा पे अतिक्रमण करना कहीं का, तो शुद्ध हिंदी बोलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय मिलावट की। शुद्ध इंग्लिश बोलो ना, इसमें क्या जा रहा है, पूरी लाइन बोलो, कंटिन्यू अच्छा, करो ना। हम बच्चों को कैसे बढ़ावा देते हैं। मैं फर्स्ट क्लास में था, हाँ। कानपुर में था, तो अब हम ये नहीं कहेंगे बेटा सेब खा ले, एप्पल खा ले, हाँ, मैं और वो छोटा भाई बैठे और थे, जब हिंदी ग्रामर पढ़ाने बैठेंगे तो बेटा सेब पढ़, हाँ तब यही क्यों बात। सेब सिखा रहे हो? अरे असल में अगर देखा जाए तो सेब भी फारसी शब्द है, वो भी हिंदी नहीं। लेकिन अब हुआ क्या कि वो लेकिन हमारी अब हिंदी भाषा का बन गया। जितना अतिक्रमण करना था उतना तो वैसे ही पहले से है, लेकिन हाँ। फिर भी जितनी हिंदी हमारी बच सके उतना तो बचाओ। आगे नहीं बोल सकते तो कम से कम उसको ये तो नहीं करो कि उसको इंग्लिश कर दो, ना हाँ। हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे। तो मैं इस चीज को नहीं अब मानता। देखिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना सब्जी, हम्म। सब्जी तो हिंदी शब्द है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सब्ज जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है फारसी में हरा। हमारे यहाँ तो सब्जी कम बोली जाती, भाजी बोली जाती, भाजी या तरकारी बोलते हाँ, हैं। तरकारी बोलते ये हैं। दोनों शब्द हमारे हाँ। यहाँ हिंदी भाषा के हाँ। प्योर हिंदी है, लेकिन सब्जी जो है वो फारसी है, और लोग खूब बोलते हैं खूब इसको। बोलते हैं। तो वो ये फर्क आया है समाज में। तो और अब इसको रोका जाए या नहीं रोका जाए तो हमारे हिंदी देखो विद्वान इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते नहीं कर ना, सकते। हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, और जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो आरएसएस वगैरह ये लगाता है विचार, तो विचार परिवार के लोग हैं, इन लोगों को आगे आना चाहिए ना। इन्हें इस चीज के लिए कहना चाहिए लोगों को कि आप हिंदी को अलग करिए, इंग्लिश को अलग करिए, मिक्स करके क्यों बोल रहे हैं। हाँ। और जो हिंदी इंग्लिश बोलता है उसके लिए कुछ और शब्द यूज करिए कि ये मतलब जिससे कि उसे बुरा लगे। पहले क्या होता था ना, सार्वजनिक तौर पे लोगों को बुराइयां होती थी तो लोग कटते थे, यार समाज में अभी बुराई होगी ऐसे नहीं बोलो, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। अब कोई बेइज्जती करते नहीं, क्योंकि सभी बेइज्जत लगता है मुझे। कोई कहता ही नहीं है कि गलत है, कोई कहने वाला तो हो। मैं तो सुनना चाहता हूँ कि कोई ये कहे टोके कि हाँ आप गलत बोल रहे हो। इसका मतलब ये कि लोगों में अब सामाजिक जुड़ाव खत्म हो गया ना। नहीं, समस्या है कि सामाजिक, जैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे हिंदी शुद्ध बोलनी है, अब आप बोलोगे यार यार ये तो लल्लू है, और इंग्लिश आपने सोच ली मैं अच्छी बोलूंगा, यार यार बहुत ज्यादा हाई फाई बनना है। तो ये जो सोच है लोगों की, इसको कुचलना होगा और उन्हें बताना होगा कि इंग्लिश इंग्लिश ही है, हिंदी हिंदी है, दोनों को साथ में नहीं बोलना चाहिए। दोनों भाषा दोनों को अपनी अपनी जगह अलग अलग है, लेकिन आप अगर दोनों को साथ में गंगा जमुना मिला के और आप आगे बहाओगे ना, तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। फिर उसको क्या नाम दोगे वो आप बताओ। भाई गंगा में अगर यमुना मिल रही है तो उसको क्या नाम दोगे आप? ये असल में लोगों में ये भाव पैदा तीसरी करता नदी है। कोई और, जैसे तो मैं छोटा था, तो छोटा मतलब बहुत छोटा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में था, तो फर्स्ट क्लास में था तो बैठा था, तो पिताजी ने हमारे पूछा कि तुम लोगों को जो तुम्हारे टीचर हैं वो पढ़ाते हैं तो किस पे पढ़ाते हैं? तो मैंने उसको जो ये मेरे से भी पूछा गया था बिल्कुल सेवा। तो देखो मैंने और शिवम ने दोनों ने अलग अलग आंसर दिया। मैंने बोला श्यामपट, हाँ, क्योंकि मैं जो वो बोर्ड लिखा रहता था हमारे शिशु मंदिर में, वही तो श्यामपट लिखा रहता था उसके ऊपर। लेकिन छोटे भाई ने बोला ब्लैक बोर्ड। अब देखो मेरे और उसके बोलने में पिताजी ने ताली बजाई उसके बोलने पे, देखो उसको वो देखो लड़का होशियार है, वो अच्छा बोला उसने, और हमारे पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इसका मतलब था कि उस समय में जो माँ बाप थे वो खुद ही डिस्करेज कर रहे थे बच्चों को कि अरे आप अंग्रेजी में बोलो। समस्या नहीं माँ बाप के लिए नहीं थी, माँ बाप की समस्या ये थी, समस्या उनके सामने ये थी सामाजिक फ्यूचर इसी में दिख रहा था। समाज जो था
वो पश्चिमी उसमें खोया हुआ था और उसे खुद ही नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे लेडीज ने अपने साड़ी त्यागी, तब उसे पूछो कि तुम पहनोगे क्या, तुमने गाउन पहना, फिर तुम्हें नहीं पता कि गाउन कैसे पहना जाता है, क्या तुमने पहन तो लिया, अब तुम्हें ये भी नहीं पता इसको पहन के कहाँ तक जाया जाता है, और तुम उसमें कहाँ रैंप पे चल के आ रही हो, उसकी कटिंग करा ली, थाइस तक लाई, फिर उसको भी काट लिया, फिर वो आई, फिर 2 ही पीस में निकल गई, फिर उसी में पूरी ब्रांडिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, पश्चिमी सभ्यता अपना लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या उन कपड़ों के पहनने से आपके अंदर कुछ चेंजेस आए? आपकी बेशर्माई ज्यादा बढ़ गई। अब बेशर्म हो के, हाँ मैं तो भाई फेमिनिन हूँ, मुझे दबा के नहीं रखा जाता, मैं तो ये करूंगी वो कर, ठीक है आप करो, बाद में जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप ही वही दब्बू बन जाती हो कि अरे हाय राम, मेरे को तो इस देश में असहिष्णुता बहुत है, इस देश में ये बहुत है। तो क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको करना क्या है और कहाँ जा रहे हो। तो गलत, देखो जो भी जाएगा उसके साथ गलत होगा, मैं तो ये मानता हूँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी हो या छोटा। आज मान लो तुम्हारे पापा ने उस टाइम भले ही तुम्हारे ऊपर ये कराओ, लेकिन आज तुम खुद जानते हो कि कौन किसका बेटर है। आज जब तुम्हारा गोल्ड मेडल आया है ना, वो बताता है कि तुम खरे सोना हो, तुम्हारा है ना, ये चीज उस टाइम ना उन टीचर को पता थी ना पापा को, ये खरा सोना है। ये चीज यूनिवर्सिटी की डिग्री का जो गोल्ड मेडल है ये बताता है। सही है। एक वैसे अब ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है ना, इसको तो हम थोड़ा भी आगे लेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें 90 से 2000 में कम दिखा है, और उसके बाद ये एक बवंडर बन के जो बना है ना, तो हम इस पे अभी चर्चा करेंगे, बनाया गया वो अभी हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे ये बात अभी हमारी भाषा की हुई है, तो भाषा पे एक चीज और है कि उस समय ये डिबेट खूब चल रही थी कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाएं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। ये बहुत बड़ी डिबेट थी, बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें जिससे कि उनकी कल्चर बिगड़े, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ने का मतलब वो ये समझते थे कि हमारी हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। और आज 25 साल के बाद में हम ये कह सकते हैं, मतलब देख करके, कि हाँ इसका पड़ा है असर, बिल्कुल गलत असर पड़ा है। दूसरी तरफ हम अगर आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से इंग्लिश पढ़ने से हमें कुछ फायदा तो मिला ही है, क्योंकि हमारे बच्चों ने अंग्रेजी में पढ़ के, हम लोग भी उसी में शामिल हैं, और कई जॉब्स पाई और विदेशों में गए, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती थी, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में उन्हें तुरंत हाथों हाथ ले लिया गया अंग्रेजी बोलने की वजह से। तो उसका फायदा हमें ऐसे मिला कि हमारी आर्थिक समृद्धि हुई। तो अगर हम दोनों ही तराजू पे तौलें तो हमें ऐसा लगता है कि एक तरफ ठीक भी था, एक तरफ ठीक नहीं था। जैसे मैं बचपन का उदाहरण दूं, मैं एक बार अपनी नानी के यहाँ गया था, तो वहाँ हमारी एक मौसी जी का लड़का भी आया हुआ था। बहुत छोटी सी बात है, हालांकि मैं उससे बड़ा था, वो छोटा था मुझसे, लेकिन वो पढ़ता था यहाँ इंग्लिश मीडियम होली पब्लिक में। तो ऐसी कहानी कुछ बता रहा था, तो कहानी बताते में हम लोग खाना खा के टहल रहे थे, तो कहानी बताते में एक वही खरगोश की और कछुए की कहानी वो बता रहा था, लेकिन वो वर्ड्स जो इस्तेमाल कर रहा था वो इंग्लिश। तो उसमें उसने एक वर्ड यूज किया, रैबिट। मैं होऊंगा शायद 2nd क्लास में, वो होगा 1st क्लास में या नर्सरी में होगा, मुझे इतना याद नहीं है। अब मैंने कहा ये रैबिट क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और उसने बोला तुमको रैबिट नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। फिर उसने दोबारा पूछा, रैबिट नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। फिर उसने कहा कि अब मम्मी की तरफ पीछे मम्मी टहलने लगी, मम्मी देखो भैया को रैबिट नहीं पता, रैबिट क्या होता है। तो मुझे बड़ा अपमानित सा महसूस हुआ कि अरे यार ये तो बहुत छोटी सी चीज होगी और मुझे नहीं पता, इसको पता है। फिर उन्होंने बताया कि देखो रैबिट का मतलब होता है खरगोश। अब हमने खरगोश पढ़ा था, वो संस्कृत की किताब थी, ससका पिबते टुम्मुम, ये एक कविता थी उसमें संस्कृत की। अब देखो अंतर में देखो, उसको संस्कृत में नहीं पता होगा कि खरगोश का मतलब ससका होता है, और हमारी संस्कृत उस समय थी हमारे पास, तो हमने एक कविता पढ़ी थी, ससका पिबते टुम्मुम। ये एक्चुअली वो पानी पी रहे तालाब में आता है ना, तो हम लोगों ने उसको कविता पढ़ी थी वो। तो मैं थोड़ा सा, उस समय तो मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा तो लगा कि भाई मुझे रैबिट नहीं पता, ठीक है, और इसको रैबिट पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि मेरा भी इतना दिमाग नहीं चला उस समय कि भाई सस्का इसको नहीं पता होगा, वो मुझे पता है।
सही बात ये दोनों भाषाई का तो अंतर है। भाषा के अंदर तुम संस्कृत में कितना जानते हो, हिंदी में जानते हो, हाँ। एक ही भाषा में नहीं जानते कि इंग्लिश में नहीं जानते। हाँ, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो जान जाओगे आगे। नहीं वो हर भाषा का जान कोई जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना कि ज्ञान लेकिन हो। आप इस चीज को गौर करिए कि उस समय माँ बाप वही है, टीचर पूरा सभी का पूरा सिस्टम बना हुआ था हाँ, कि बच्चों को इंग्लिश प्रमोट के किया जाए प्रति इंग्लिश के प्रति ज्यादा वो। हाँ। अच्छा, अब इंग्लिश को हमने एक भाषा के तौर पे नहीं सीखा, हमने इंग्लिश को एक संस्कृति के तौर पे सीख लिया। हाँ। हमने उसको पूरी तरीके से आत्मसात, मतलब उसको बिल्कुल कपड़े जैसा पहन लिया है। तो अब हम क्या करें, अब जैसे मैंने मान लो कन्नड़ सीखी है, तो मैं अगर तुमसे कन्नड़ में कोई शब्द बोलूं नाड़े, तो तुम क्या समझोगे? सही बात है, नहीं समझोगे। तो हमारा वो नाड़ा है। तुम तो नाड़ा समझोगे ना, तो नाड़े का मतलब ये नहीं है। लेकिन अब तुम कह रहे हो नहीं। हाँ। तुम तो ना बोल रहे हो। नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। नाड़े का मतलब कल। कल। हाँ। कल। तो मेरे को दो ही चीज लगी, एक तो ना बोल रहे हो और नाड़ा बोल रहे हो। हाँ, बस तो यही समझेंगे। तो ये एक बात हो गई ना, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया है यहाँ पे आके। लेकिन इंग्लिश के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आजकल पूरे भारत में सबको सिखाया जा रहा है, इस वजह से कम्युनिकेशन का एक चैनल वो भी खुल गया। नहीं, अभी इंग्लिश में मैं एक चीज अच्छी देखता हूँ, वो ये है कि हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई जोड़ने वाली भाषा है तो वो इंग्लिश ही है। तो मैं इंग्लिश भाषा का तिरस्कार नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ खराब भाषा है, लेकिन और सीखनी भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त की मजबूरी है, या ये मान लो कि जैसा भी हमारे पूर्वजों ने करे कर्म, उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेन ये है कि हिंदी ही हमारी होती तो अच्छा होता, और हमें हिंदी को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि जापान में जापानीज में ही सारे काम होते हैं। अगर वो कोई इंटरनेशनल काम हाँ, कर रहे हैं तब अंग्रेजी हाँ, लेकिन हम ऐसे ही तो- चाइनीज चाइनीज भी सारा काम करते हैं, उनके हर लिखा पढ़ी में चाइनीज है, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे वो इंग्लिश में ही। अच्छा, मैं अब आपसे- यही मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप इंग्लिश को यूज करो, और जनरल वे में आप हिंदी को ही तवज्जो दो। अब मैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हाँ, सीखने के लिए सारी भाषाएं अच्छी हैं, एक जो सी आपको बात अच्छा पे लगे वो पूछ रहा सीखो। हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी तुम बोल रहे थे कि इंडिया में प्रमोट करो और इसको जनरल वे में करो, तो उसमें हमारे, तुम खुद ही बोलो, सोचो कि इसमें हमारे मुंह से वही अंग्रेजी शब्द निकल रहे हैं। हाँ। अब मैं इसी बात पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये चीजें सरकार को क्यों नहीं देख रही हैं? क्यों सरकार बच्चों के एडमिशन में अंग्रेजी को जरूरी बना रही है? मैं बता रहा हूँ, सरकार को ये चीजें दिख तो रही हैं, सरकार ने इनके लिए लागू भी किया, लेकिन कई सरकारें जो हैं प्रदेश की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। जैसे कि हिंदी के लिए सरकार ने कहा कि पूरी, जैसे इंग्लिश का कहा तो सबने कहा हाँ लागू कर लेंगे, लेकिन हिंदी में तमिल के कई राज्यों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तमिलनाडु गुजरात की बात हाँ। नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा नॉर्थ हूँ। इंडिया में तो सभी ने अब एक बात इम्प्लीमेंट बताइए, किया है सरकार हिंदी। अगर किसी बैंक में भर्ती करा रही है तो पूरा पेपर अंग्रेजी में होता है, उसमें तो एक पार्टी होता है अंग्रेजी का। हाँ। आपका एसएससी का एग्जाम होता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट सही बात है। हाँ। उसमें आप अंग्रेजी मांग रहे हो, आईएएस पीसीएस में अंग्रेजी मांग रहे हो, इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी वो अंग्रेजी ही लेती है। फिर आप जब अंदर उसमें चले जाते हो तो आपस में जो पत्राचार लेटरबाजी होती है वो भी अंग्रेजी में हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर अंग्रेजी में, इसलिए। अरे आप हिंदी का सॉफ्टवेयर डाल लो ना उसमें। सही बात है, नहीं डाल लो, बाकी सरकारों ने तो डाले हुए। देखो यहाँ क्या है, समस्या ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी बड़े लेवल के, वो खुद नहीं चाहते कि उनके ऊपर काम का बर्डन डाला जाए। आज मैं अगर मोदी की जगह हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ तानाशाही की तरह, नहीं मैं हिंदी में काम करेंगे, सब लोग हिंदी करेंगे, तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये काम करने के लिए नीचे से ही मेरे 4 अधिकारी आ जाएंगे, सर ऐसा है कि इसको आप अभी नहीं नेक्स्ट सत्र में कर देना, हम उसके लिए अभी एक प्रोग्राम बना रहे, कमेटी बनाते हैं, थोड़ी सी राय ले लेते हैं, बस वहीं से आपका सब बंद। क्योंकि जब राय ली, कमेटी बनाई, फिर वो आप तो जानते हो कि धीरे धीरे वो कहीं वो ठंडे बस्ते में चला गया काम, बात बताओ, और वो नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारी इंडिया में होनी चाहिए थी। अच्छा, और अभी रही बात तमिल वालों की ना, तमिल की जो समस्या है, वैसे जहां तक मैं जान रहा हूँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर असल में हिंदी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंध्र प्रदेश के पढ़े लिख करके, जैसे बिहार में है वैसे आंध्र प्रदेश में पढ़े लिख के आसपास के स्टेट में नौकरी पकड़ रहे हैं। अच्छा। अब उन्हें वो कन्नड़ आती नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो हिंदी यूज करेंगे, बिल्कुल आपस में हिंदी में बात करते हैं। महाराष्ट्र वाले, आंध्र वाले, कर्नाटक वाले आपस में मिलते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं।
ये और इस बात बात का सही तो है। मैं साक्षी खुद हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदी को भी इन्हें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वही समस्या ना, बड़े अधिकारी इसमें जो मेहनत लगेगी वो करना नहीं अच्छा, चाहते। केरल में भी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो केरल में तो वहाँ के बच्चे जो हिंदी की तरफ इतना वो हैं, अट्रैक्टेड हैं, वो हिंदी के बहुत अच्छे गाने गाते हैं। हाँ, जब आप जाओगे तो हिंदी में बड़े फराटेदार हिंदी में बात करते हैं केरल में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी भाषा को विलुप्त नहीं होने दो आप। केरल भी अच्छी है, तमिल भी आप अच्छी अपने है, आप अपने क्योंकि हमारे यहाँ ये भाषाएं बनी, इनमें कुछ अच्छे हुए, इनका विकास हो तो और अच्छी बात है, वहाँ बोली जाए। और हमें भी एक दो भाषा एक्स्ट्रा सीखनी एक चीज चाहिए। और है, मेरे पास तो एक सुझाव मेरा और तो है। ये मानना है कि हमें भी एक आध स्थानीय भाषा हाँ, सीखनी चाहिए। जैसे कि दक्षिण भारत में हम्म, अगर उन्हें लगता है कि भाई भाषा का बहुत हमारी भाषा दब जाएगी या उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि हमें हिंदी छोड़ो, हिंदी जो जिनमें बोली जा रही, आप एक ऐसी भाषा का विकास करिए जिसमें सारी भाषाओं के शब्द हों। और कहने के लिए भले ही वो एक नई भाषा हो, लेकिन उसमें सारे राज्यों के शब्द होंगे, तो फिर हर एक राज्य का आदमी समझ पाएगा ना उसको, और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा। उस भाषा को आप बना दीजिए कि ये सबको सीखना है, उसको एक अलग भाषा रख दो, या कैटेगराइज फिर कर दो। नहीं, जैसे अभी सरकार ने किया है, अगर इसको थोड़ा और प्रमोट किया जाए कि इंटर कंपटीशन होनी चाहिए, हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ खेलने जाएं, वहाँ के यहाँ खेलने आए, और यहीं के यहीं ना खेलें। तो जब इंटर स्टेट कंपटीशन ज़्यादा लेवल पे बढ़ेंगे, छोटे लेवल पे भी होने लगेंगे 6, 7, 8 क्लासेस में, तो अपने आप फर्क आ जाएगा। जब यूपी का बच्चा केरल में जाकर और अपने ये जो यहाँ दिखाते हो ना कि हमने ये बनाया, ये केरल वालों को दिखाओ, और केरल वाले जब यूपी में आके दिखाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाषा का फर्क क्या है। हाँ, क्योंकि बच्चे के छोटे से मायने में आएगा कि हाँ यहाँ तो बहुत फर्क है यार। अच्छा, हो सकता है उसे भाषा अच्छी भी लगे केरल की। अच्छा, और बच्चों में एक चीज और बता दूं, मैं तो वहाँ देखा है, बच्चे के युवा कॉलेज स्तर तक के जो युवा हैं, उनमें इस बात का कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि हमें ये सीखना वो सीखना है। अच्छा, हम जैसे हैं, हम जैसे यूपी में जैसा जो आदमी है वैसे ही आदमी केरल में भी है, और वैसे ही आदमी तमिलनाडु में भी है। बस जो वहाँ की सरकारें हैं, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए लोगों के दिमाग में चीजें भर रही है। अब जैसे तमिलनाडु ने गुमराह मना कर करने। दिया ना कि हम हिंदी नहीं यूज तो करेंगे, ये तो हिंदी में उनके मुख्यमंत्री ने बोला है ना। हाँ, तो वो वो गलत जनता क्या बोल रही है वो तो नहीं पता ना। वो, लेकिन जब तक वो रहेगा स्टालिन या जो भी मुख्यमंत्री, तब तक वो तो नहीं बढ़ सकता ना। अब मैं आपसे वही बात पूछ अब रहा हूँ, यहाँ मान लो केंद्र आपने सरकार- अपना नाम तो तमिल रखा नहीं है। हम्म, आप तो स्टालिन, क्या नाम है स्टालिन, कौन था स्टालिन? रूस का तानाशाह था, हाँ, उसके नाम पे अपना नाम रख और लिया। वो भी तानीशाह है। हाँ, वो भी ताना, आपने उसके और नाम पे हमको नाम नहीं रख लिया। मानता, वो हिंदुज को नहीं मानता, और काम आप वही ठीक करता है। आप राम को मत मानो, आप हिंदू मत मानो, लेकिन आप हिंदुस्तान तो मानते हो, खूब उसको भी नहीं मानते मान रहे हो। मुल्लों अरे को आप मानते चलो ना। उसको छोड़ो, आप तमिल तो मानते हो ना, हम्म, तो रखो ना तमिल नाम। सही बात है। आप अपना नाम तो रख नहीं रहे हो तमिल, और दूसरे उसको भड़का रहे हो वहां पे। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जितने भी लोग वहां पॉलिटिक्स में हैं, वो असल में कोई और नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया से गए हुए ही हैं। होंगे ये और वहां क्या जाकर के सत्ता चाहिए, हाँ, तो तो सत्ता बस वो पकड़ के बैठ कैसे गए। पकड़ के बैठ गए। असल लोग जो वहां के खुद के चोल और पांडे चेड़ थे, वो तो बेचारे जो भी होंगे सो होंगे, लेकिन ये लोग अपने जबरदस्ती में पकड़े बैठे हुए हैं। अरे